जय हिंद साथियों। जैसा आपको पता है कि हमने इस बार आपका 71वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं। टेस्ट सीरीज इसलिए लॉन्च किए हैं क्योंकि मार्केट में या किसी भी कोचिंग संस्थान का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है किसी का भी एग्जाम पैटर्न पर नहीं मिलता है, खासकर आपका करेंट अफेयर, ठीक है, कुछ भी पूछ देते हैं। इसीलिए हम इस बार अपना ही एक बार टेस्ट लॉन्च किए 71वीं का। तो आप लोग के लिए आज हम डेमो लेकर आए हैं। ये आपका टेस्ट नंबर 2 जो हुआ था, ये आपका डेमो हम आज लेकर आए हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोले थे सर एक बार डेमो दिखाइए, तो ये आपका डेमो के रूप में आपको करवा रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपका सोल्यूशन भी हो जाएगा और जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किया है वो भी देख लेंगे कि क्वेश्चन का लेवल क्या है, एग्जाम पैटर्न पर है या नहीं। देखो, क्वेश्चन हार्ड या इजी मतलब नहीं होता है, मतलब होता है कि जो बीपीएससी के एग्जाम पैटर्न है, ठीक है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठाते हैं, बिहार स्पेशल कहाँ से उठाते हैं, करेंट में कहाँ से उठाते हैं, साइंस में कहाँ से उठाते हैं, तो वो पैटर्न मिलना चाहिए, ठीक है। तो पैटर्न पर है या नहीं वो आप इसमें देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप मार्केट के सभी के टेस्ट से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन का फर्स्ट है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 19 जून 19 नहीं होगा, यहाँ 29 होगा, 29 जून 1968 को लागू किया गया। उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो कोई ये प्रश्न आपका बहुत ही अच्छा है, अभी तक नहीं पूछा गया है। कारण पहली बार बिहार में जब राष्ट्रपति शासन लगा था 1968 में, तो उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? तो ये था आपका नित्यानंद कानूगो। कौन थे? नित्यानंद कानूगो थे। आपका ऑप्शन बी होगा। और एक चीज और ध्यान रखना, यानी जब आपका राष्ट्रपति शासन लगा था उससे पहले आपसे पूछे मुख्यमंत्री या उसी समय पूछे मुख्यमंत्री कौन था, उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन लगाया था, तो याद रखना ये था आपका भोला पासवान शास्त्री, ठीक है। भोला पासवान शास्त्री थे, उसके बाद आपका राष्ट्रपति शासन लग गया, ठीक है। और एक चीज और याद रखना यहाँ पर कि अभी तक बिहार में कितने बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो टोटल आपका 8 बार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है। कब कब एक बार याद कर लिए, 1968 में, फिर उसके बाद 1969 में, फिर उसके बाद आपका 1969 के बाद 72 में, ठीक है। बिहार बर्बाद होने का यही कारण है। देखो कितना नजदीक नजदीक राष्ट्रपति शासन लगा है। 72, उसके बाद 77 में, फिर आपका 80 में, फिर 95 में, फिर आपका 1999 में, उसके बाद 2005 में, ठीक है। तो ये आपका 8 बार अभी तक बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा है, इसे भी आप याद रखेंगे। देखो इसमें आपका फुल डिस्कशन इसलिए नहीं दिए हैं क्योंकि इसको हम डिस्कशन करवाने वाले थे, ठीक है, इसीलिए हम फुल डिस्कशन नहीं दिए, लेकिन आपका सभी टेस्ट का सभी क्वेश्चन में आपका डिस्कशन रहेगा पीडीएफ में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है सेकेंड आपका कि बिहार में कहाँ नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापना प्रस्तावित है। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। बिहार में कहाँ पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र स्थापना करने का प्रस्तावित है, तो ये आपका नवादा के रजौली में। इसे आप स्टार लगाइएगा। हम टेस्ट में तो जरूर क्वेश्चन शामिल किए हैं, लेकिन ये मुझे लगता है आपके 71वीं बीपीएससी में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी। देखो बिहार में पहली बार आपका न्यूक्लियर प्लांट लगेगा कहाँ पर? नवादा के रजौली में, ठीक है। आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन थर्ड कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो बिहार का कितना क्षेत्रफल है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। ये आप याद रखना। और यदि आपसे पूछे कि बिहार में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे बड़ा पूछे तो आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण। और आपका क्षेत्रफल में ये सबसे बड़ा हो गया। क्षेत्रफल सबसे छोटा पूछे तो क्या होगा? शिवहर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या होगा? आपका शिवहर होगा। शिवहर में आपका जनसंख्या क्या है? सबसे कम है। ये भी आप याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो आपका 4 है। क्वेश्चन 4 है कि बिहार में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था? यानी बिहार में करा पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण किसने प्रस्तुत किया था, ठीक है। ये प्रश्न हम इसलिए शामिल किए हैं क्योंकि आपको याद होगा आपका 17वीं बीपीएससी में पूछ दिया था कि पहली बार बिहार में ग्रीन बजट कब पेश हुआ था, ठीक है। तो जब ये प्रश्न पूछ सकता है तो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यही तो होता है आपका एक्स्ट्रा दिमाग लगाना कि पैटर्न क्या आ रहा है बीपीएससी का। तो बिहार में पहली बार आपका आर्थिक सर्वेक्षण याद रखना 2006-7 में, 2006-7 में उस समय के तत्कालिक वित्त मंत्री आपका सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और उसमें वो उप मुख्यमंत्री भी थे, ये याद रखना।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन का आपका जनसंख्या घनत्व के आधार पर राज्यों में बिहार का स्थान कौन सा है, यानी जितने भी आपका राज्य है उस राज्य में आपको बताना है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व में कौन सा स्थान है आता है। तो पहले ये याद रखो कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, ये आपका 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये लेकिन जितने भी राज्य है उस राज्यों में आपका सबसे अधिक है, यानी प्रथम स्थान पर है जनसंख्या घनत्व में, ठीक है। ऐसे सब मिलाकर देखा जाए, यानी केंद्र शासित प्रदेश लगाकर देखा जाए तो आपका दिल्ली का हो जाएगा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, लेकिन राज्यों में बात करें तो आपका बिहार का है, ठीक है। तो डाटा भी ध्यान रखना। इसी में पूछ दिया आपका कि सबसे अधिक बिहार में किस जिला में जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, बिहार के किस जिला में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो ये भी याद रखना आपका शिवहर, ठीक है, शिवहर में आपका जनसंख्या घनत्व क्या है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन कर आपका 2001 से 11 में बिहार में जनसंख्या में वृद्धि थी। देखो इस प्रश्न पूछने का ना मतलब ये हुआ आपका, कहने का अर्थ ये हुआ कि जनगणना 2011 के अनुसार बताना है आपका बिहार का दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर कितनी थी, ठीक है। तो याद रखना यह था आपका 25.42%, ठीक है, ऐसे आप 25.4 याद रखो, ऑप्शन आपका बी होगा। लेकिन यहीं पर आपको पूछे कि बिहार के किस जिला में दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक रहा था, किस जिला में, तो याद रखना यह होगा मधेपुरा, ठीक है, सॉरी कौन सा जिला है, तो ये आपका मधेपुरा जिला है जिसका आपका यानी जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, सबसे अधिक था, ठीक है। कितना था, तो 31.12%, ठीक है, सॉरी थोड़ा सर्दी हो गया, माफ कीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 7 है। क्वेश्चन का आपका कि श्री मुरली मनोहर प्रसाद संस्थापक थे, तो मुरली मनोहर प्रसाद आपका ये सर्च लाइट पत्रिका के संपादक थे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था, ये था आपका द बिहार हेराल्ड, ठीक है, द बिहार हेराल्ड। कौन लिखा है, ये इसके संपादक कौन थे, तो गुरु प्रसाद सेन थे। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन इसके संपादक थे, ठीक है, गुरु प्रसाद सेन, द बिहार हेराल्ड का। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 9 है। क्वेश्चन का आपका बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन थी, ठीक है। तो देखो बिहार में आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रही कौन थे, तो ये था आपका श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो ये बिहार का पूछ रहा है इसलिए श्री कृष्ण सिंह होगा, ठीक है। बिहार में पूछा आपका कि दूसरा सत्याग्रही कौन थे, तो दूसरा पूछे तो आपका याद रखना अनुग्रह नारायण सिंह होगा, ठीक है। पहला क्या होगा, पहला होगा आपका श्री कृष्ण सिंह और दूसरा होगा आपका अनुग्रह नारायण सिंह, ये भी आप ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आया है लेकिन अच्छा प्रश्न है, आ सकते हैं। क्वेश्चन 10 देखो क्या है, क्वेश्चन कह रहा है चंपारण आंदोलन की समाप्ति के उपरांत गांधी जी ने किसे अपने मोतिहारी के कार्यालय का कार्यभार सौंपकर वापस लौट गए। तो याद रखना आपका जब चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था, उसके बाद गांधी जी जब वहां से लौट रहे थे तो ध्यान रखना जनकधारी प्रसाद को वहां के कार्यालय को सौंप दिया था, किसको, जनकधारी प्रसाद को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसके अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की थी, तो उस कमेटी का अध्यक्ष बनाया था आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 12 है कि जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में गठित आजाद दास्ता के प्रमुख प्रशिक्षक थे। देखो आजाद दास्ता से क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है, किसका गठन किसने किया था, जयप्रकाश नारायण, लेकिन ये क्वेश्चन नया है। जयप्रकाश नारायण के द्वारा नेपाल में गठित आजाद दास्ता के मुख्य प्रशिक्षक कौन थे, ठीक है, तो ये प्रश्न नया है। तो इसके थे प्रशिक्षक, आपका ध्यान रखना, सॉरी नित्यानंद सिंह, ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन 13 है, क्वेश्चन का आपका कि 9 नवंबर 1942 को 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले। देखिए ये प्रश्न बीपीएससी में आया हुआ है कि जयप्रकाश नारायण जी ने हजारीबाग जेल से किस दिन भागा था, तो उस दिन दीपावली था, ठीक है, यानी दिवाली
तो दिवाली के दिन वो जेल से भागा था, तो वो अकेले नहीं भागा था। वो प्रश्न आपका आ चुका है, लेकिन अब जब आएगा तो ये आपका नया प्रश्न इस तरह से आएंगे कि जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन भागा था। तो याद रखना, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, शालिग्राम सिंह, रामनंद मिश्र और गुलाबी सोनार, ये सभी आपका शामिल थे। तो आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखो प्रश्न जो हम सेट किए हैं बताते हैं आपको। पहले आपको होगा इसमें बिहार स्पेशल, ठीक है, पहले हम देखेंगे बिहार स्पेशल का। तो जो आपका बीपीएससी का जो पैटर्न रहा है वो 25 से 30 प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से पूछते हैं, करंट अफेयर लगा करके, ठीक है। बिहार के करंट लगा कर आपका लगभग 25 से 30 प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से पूछते हैं। तो आपको यहाँ भी 25 से 30 प्रश्न मिलेंगे बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर लगा करके, ठीक है। तो उस तरह से हम क्वेश्चन सेट किए हैं, आप देखते जाइए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। और बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर है, मैं फालतू प्रश्न करवाता ही नहीं हूँ, ठीक है। आप देख तो लो एक बार। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 14 है कि मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दान दिया था। तो एक प्रश्न पूछे हुए है कि सदाकत आश्रम का स्थापना किसने किया था पटना में, तो मजरूल हक ने। लेकिन ये प्रश्न नया है कि मजरूल हक द्वारा पटना में स्थापित सदाकत आश्रम के लिए भूमि किसने दिया था। तो उसके एक दोस्त थे खैरू मियाँ, ठीक है। तो खैरू मियाँ ने दिया था, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 15 है कि किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में रखी गई है, ऑप्शन नंबर ए होगा। करंट अफेयर सभी बन जाएगा जो हमारे क्लास कर रहे होंगे, ठीक है, उसे। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन छोड़ने की घोषणा की है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, स्टार लगाइए। कर हाल ही में कौन सा देश ऐसा है जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से छोड़ने की घोषणा की है। ये कि आपका अर्जेंटीना, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन 17 है कि दक्षिण चीन सागर में गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कौन सा देश करेगा। तो ये करेगा आपका चीन करेगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। और चीन से एक प्रश्न आपका पिछले बार आया था 17वीं बीपीएससी में, वो आपको हम करवाए भी थे क्लास में, ठीक है। ये आया था आपका जो चांग 6 मिशन जो था चीन का, वो पूछा गया था, ठीक है। तो जो मिट्टी लेकर आया था चंद्रमा पर से, तो वो प्रश्न आपको हम करवाए थे एग्जाम से पहले, तो इसीलिए ये भी आपका इंपॉर्टेंट है जो आ सकते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन देते हैं आपका क्वेश्चन 18 है, ठीक है। और एक चीज आपको बता देते पहले, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए पहले। क्वेश्चन 18 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने राजकोषीय घाटा का लक्ष्य जीडीपी का कितना % रखा है। तो यहाँ पर ईयर क्या है आपका 25-26। तो 25-26 में जो आपका राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य रखा है, ये रखा आपका 4.4%। किसका है, कुछ केंद्रीय बजट का, ठीक है। आप बिहार का मत याद कर लेना, ठीक है, बिहार का अलग से बताएंगे, ऐसे बता दिए पर। तो बिहार का आपका है 2.98%, ठीक है। कितना है, 2.98% है बिहार का। लेकिन ये आपका केंद्र सरकार का, केंद्र का है, ध्यान रखना 4.4%। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 19 है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है। देखो बजट से इस बार भी आपका 3 प्रश्न था और तीनों प्रश्न आपको हम करवाए हुए थे, बजट जब क्लास करवाए थे वहीं से प्रश्न आया था, ठीक है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का थीम क्या था। तो ये था आपका, ध्यान रखना, सबका विकास इसका थीम था, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 20 है कि हाल ही में जारी बजट 2025-26 में कौन सी नई योजना लॉन्च की गई है। तो ये आपका योजना है प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना। प्रधानमंत्री धन निधान कृषि योजना आपको पता होगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है जो कृषि में ऐसे 100 जिला जो पीछे है उस जिलों को आपको विकास किया जाएगा, यानी कह सकते हैं कि जो आपका सबसे कम वो उत्पादकता वाला 100 ऐसे जिला है जिसको उसमें शामिल किया जाएगा और उसका विकास किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा।
देखो इसमें आपका कहेंगे सर आंसर यहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर इसीलिए लिखा है क्योंकि ये आपका जो टेस्ट हुआ था ना, तो टेस्ट आपका ऑनलाइन होता है, तो ऑनलाइन टेस्ट होने के बाद जो आपको पीडीएफ मिलता है टेस्ट का सॉल्यूशन के साथ, वो पीडीएफ है, तो जब हम सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ देंगे किसी को तो उसमें तो आंसर रहेगा ही, इसलिए यहाँ आंसर है। हालांकि ये आपका डेमो है, तो आप डेमो में देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, आपका अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन कर आपका सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर आधार बनाकर किन दो राज्यों ने अप्रैल 2025 में अनुसूचित जाति यानी एससी का उपवर्गीकरण का लागू किया है, यानी उपवर्गीकरण में आरक्षण लागू किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो ये आपका है, ध्यान रखना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है वो आप एससी में उपवर्गीकरण करके उसमें आरक्षण दिया है। यदि आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सबसे पहला यानी प्रथम ऐसे कौन सा राज्य है जो एससी में उप वर्गीकरण का लागू किया है, तो पहला यदि पूछे ना तो हरियाणा याद रखना, हरियाणा ऐसा राज्य है, पहली बार ये लागू किया था उसी समय, ठीक है। ये आपका दूसरा तेलंगाना हो जाएगा, तीसरा आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो प्रश्न ध्यान रखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भीविया लगा लो, ठीक है। देखो कैसे प्रश्न हम सेट किए हैं, कुछ भी नहीं। अब देखो ना, मैं भी टेस्ट देता हूँ, ठीक है। यहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर में मैं रहता हूँ, यहाँ भी मैं बहुत बड़ा बड़ा कोचिंग है, वहाँ मैं भी टेस्ट देता हूँ 71वीं बीपीएससी का। लेकिन किसी भी टेस्ट का जो एक पैटर्न है ना, वो एग्जाम जैसे पैटर्न नहीं रहता है, खास करके आपका करेंट अफेयर का, ठीक है। चलो सब्जेक्ट में कैसे भी प्रश्न देगा तो बना लेंगे, ठीक है, बना लेगा स्टूडेंट। लेकिन करेंट अफेयर क्या है कि करेंट अफेयर कुछ भी पढ़ने से मतलब नहीं है, करेंट अफेयर में कुछ भी पढ़ने से मतलब नहीं है। करेंट अफेयर में वही पढ़िए जो आपके एग्जाम में आए, हाँ वो काम सिर्फ हम करते हैं। तो इसीलिए आपको मजबूर होकर इस बार मुझे टेस्ट अपना ही लॉन्च करना पड़ा, ठीक है, यही कारण है। आप देखिए जो मेरा करेंट अफेयर हम जो क्वेश्चन सेट किए हैं या पूरे पेपर जो सेट किए हैं, आपको लगेगा हाँ बीपीएससी का ही पैटर्न है। ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ दो, ठीक है, कुछ भी पूछ दो एसएससी की तरह। तो इसीलिए कहते हैं कि पैटर्न को समझिए, टेस्ट उसके बाद आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। और टेस्ट का जो प्राइस आपको बताते हैं 250 रुपया ही प्राइस है, ठीक है। और 250 में आपका इसमें 15 टेस्ट देंगे, हम फुल टेस्ट देंगे, ठीक है। इसमें आपका 15 फुल टेस्ट मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो ये आपका एल के क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेगा। तो इससे उस पर आप जाकर क्या कीजिए, इसको एक बार इसको ऐप को इंस्टॉल कीजिए प्ले स्टोर से और उसको टेस्ट को लगाइए। मात्र 250 है, ठीक है। लेकिन टेस्ट आपका बिल्कुल एग्जाम जैसा मिलेगा, ठीक है। आप पहले देख लीजिए इसको, आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन आपका 22वां है कि 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो इसका आयोजन आपका उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया था, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट का आयोजन किस देश में किया जाएगा, नहीं किया गया है, ठीक है। किस देश में किया गया है, क्योंकि ये प्रश्न आपका पहले बन गया था ना करेंट अफेयर में, इसलिए यहाँ लिखा हुआ किया जाएगा। तो याद रखना ये आपको कहाँ पर हुआ है, फ्रांस में हुआ है। ये आपका फ्रांस में हुआ है, ऑप्शन आपका बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन का आपका गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि कौन है, यानी 2025 के जो गणतंत्र दिवस हुए उसका मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये थे आपका इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबो सुबियांतो। कौन थे, प्रोबो सुबियांतो, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि अंडर 90 महिला वनडे में तीसरा शतक लगाने वाली भारत की पहली प्लेयर कौन बनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका नाम है ईरा जाधव, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डस्टलिक का आयोजन पुणे में अप्रैल 2025 में हुआ है। तो देखो डस्टलिक सैन्य अभ्यास जो होता है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। कहाँ पर हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना, पुणे में हुआ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि इस पर जो आपका क्वेश्चन पूछा था, यानी जो भारत और जापान जास्का जो आपका भारत और जापान के बीच सैन्य अभ्यास होता है, तो वो पूछा था कि कहाँ पर हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी आपका सैन्य अभ्यास दे देगा, आप पूछेगा कहाँ पर हुआ था, तो जगह का भी नाम याद रखिए, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 27 है कि 97th ऑस्कर अवार्ड समारोह 2025 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है। तो ये मिला आपका ध्यान रखना एड्रियन ब्रॉडी को, ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन का 28 है हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के विश्व मोबाइल निर्माण में कौन सा स्थान है।
ये प्रश्न आपका पूछा हुआ था 17वें बीपीएससी में। ये 17वें बीपीएससी में पूछा था कि मोबाइल के निर्माण में वर्तमान भारत का कौन सा स्थान है। तो याद रखना भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, पूरे विश्व में मोबाइल निर्माण में भारत दूसरे स्थान पर है। ऑप्शन बी होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 29 है। क्वेश्चन अगर आपका रूस यूक्रेन युद्ध के समाप्ति करने के लिए संयुक्त राज्य महासभा में फरवरी 2025 में 3 प्रस्तावों पर मतदान हुआ है, जिसमें अमेरिका ने पहली बार रूस का साथ दिया है, जबकि भारत सहित कितने देश इसमें हिस्सा नहीं लिया। यानी कह रहा अमेरिका पहली बार रूस के पक्ष में वोटिंग किया है, लेकिन इसमें भारत ने क्या किया, उसमें से वोटिंग से बाहर रहा है। तो अगर ऐसे कितने देश है जो इस मतदान में हिस्सा ही नहीं लिया, तो याद रखना टोटल आपका 65 ऐसे देश है भारत सहित जो इसमें मतदान में भाग नहीं लिया। और ऐसा ही प्रश्न इस बार आपका 17वें में भी आया था, याद होगा तो। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न था। ठीक है, तो बिल्कुल पैटर्न पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, कोई भी फालतू प्रश्न नहीं मिलेगा, कोई भी फालतू प्रश्न नहीं मिलेगा। क्वेश्चन 30 है कि दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा पहला देश कौन सा बन गया जिसमें समलैंगिक शादी का कानून लागू किया गया है। यानी लड़का लड़का में शादी कर सकता है, लड़की लड़की में शादी कर सकते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं समलैंगिक विवाह। तो ये कौन सा देश है सर? थाईलैंड। यानी दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बना है कौन? थाईलैंड। ये भी है, ध्यान रखना। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 31 है। क्वेश्चन अगर आपका आईपीएल 2025 के विजेता टीम आरसीबी के कप्तान कौन थे भाई? रजत पाटीदार। क्योंकि पहली बार आरसीबी ने 18 साल में पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीता है, तो इसीलिए आपका यह प्रश्न बनता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 32 है। क्वेश्चन अगर आपका जल गंगा संवर्धन अभियान किस राज्य सरकार में शुरू किया गया है? यानी जल गंगा संवर्धन अभियान जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया है? तो ये क्या आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन 33 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित कथनों की जांच करें और सही कथनों का पहचान करें। आपका कथन दिया है, कथन ए आपका दिया है, देखो कथन ए है कि सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी बिहार के जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है। बिल्कुल सही है। सबसे अधिक आपका बिहार के जीएसडीपी में किसका योगदान है? तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान है। बिल्कुल सही है। कथन बी आपका है कि सेवा क्षेत्र का योगदान 58.6% है। उसके बाद द्वितीयक क्षेत्र 21.5% है। उसके बाद तृतीयक क्षेत्र आपका 19.9% है। ये भी आपका सही है। आपको हम बिहार आर्थिक सर्वेक्षण में करवा चुके हैं। तो बिहार बजट 25-26 और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 भी करवा रखे हैं, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्लास को। ठीक है, ये ऐसे प्रश्न आपको बन जाएगा और एग्जाम में आपको प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या है, दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन आपका ए होगा। ए और बी दोनों सही है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन देखो क्वेश्चन 34। क्वेश्चन अगर आपका वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार बजट का आकार क्या है? कितना है? ये आपका है 3,16,895.02 करोड़। 3,16,895 करोड़। ठीक है, इसी को यदि आपको शॉर्ट में लिखेगा ना तो ऐसे लिखेगा 3.17 करोड़ लगभग यदि लिखेगा तो ये देगा आपका ऑप्शन में। ठीक है, इसे भी ध्यान रखना और इसे भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट आपका प्रश्न है क्वेश्चन 35 है और बहुत ही शानदार प्रश्न है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 यहाँ अनुसार होगा के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का क्रमशः वृद्धि हुआ है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा है आपका कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कितना वृद्धि हुआ है। योगदान नहीं पूछ रहा है, कहा कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है, तो याद रखना प्राथमिक में आपका 5.7%, द्वितीयक में 8.2% और तृतीयक क्षेत्र में आपका 10.8% वृद्धि हुआ है। ठीक है, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन आपका 36 है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 134 किलोवाट आवर से बढ़कर कितने होने की अनुमान है? याद रखना ये 363
किलोवाट आवर होने का अनुमान है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। स्टार लगा लो इस प्रश्न पर। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अब देखो इसी टाइप का प्रश्न आपका 17वीं बीपीएससी के री एग्जाम में पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन है कि वित्त वर्ष 23-24 में बिहार में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो एक तो सबको याद रहता है कि रोहतास में सबसे अधिक है, लेकिन उसके बाद औरंगाबाद, उससे कम कैमूर में। ठीक है, क्रम याद रखना। आपका अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने बजट में राज्य के राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा है। तो 25-26 के बजट में कितना लक्ष्य रखा है, याद रखना डाटा 32,718.31 करोड़। 32,718.31 करोड़, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन आपका 39 है कि बिहार की मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स के साथ कितने पदक के साथ, सॉरी यहाँ तो टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है, पर आपका बिहार के मेजबानी में हालिया आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है। देखो याद रखना, इसमें टोटल बिहार 36 पदक जीते हैं और 15वां स्थान पर रहा है। ठीक है, 36 पदक जीते हैं और 15वां स्थान पर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है, क्योंकि इस बार का पहली बार बिहार में आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। ठीक है, तो टोटल आपका 36 पदक तो जीता है, लेकिन गोल्ड कितना जीता है, याद रखो पहले। 7 गोल्ड, 11 यानी सिल्वर और आपका 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है, 7 गोल्ड, 11 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला स्थान पूछे तो कौन था, महाराष्ट्र, दूसरा पर हरियाणा, तीसरा पर राजस्थान। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 40 है। क्वेश्चन अगर आपका 1 फरवरी 2025 को जारी केंद्रीय बजट के तहत बिहार में हर घर नल के जल पहुंचाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए जल जीवन मिशन को अब कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार लगाइए। यह आपका 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका 41 है कि पूर्वोत्तर योजना के अंतर्गत शामिल राज्य है। तो आपको याद होगा बजट में पूर्वोत्तर योजना की घोषणा किया गया था। तो पूर्वोत्तर योजना का कौन कौन सा आपका जो राज्य है शामिल किया है, तो उसमें आपको ध्यान रखना, बिहार को शामिल किया है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन का आपका नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में है, जहां हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का शिलान्यास किया गया है। तो नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट कहां पर है बिहार में, तो ये बिहार के औरंगाबाद जिला में है। ऑप्शन सी होगा। स्टार लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन का आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जिन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार का स्थान लिया है। थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें मिस्टेक हो गया लिखने में। ठीक है, हालांकि आपका जो टेस्ट रहता है वो आपका ऑनलाइन फॉर्मेट में होता है, तो उसमें आपका बिल्कुल सही रहता है। ठीक है, हालांकि इसको हम सही करवा देंगे, कभी कभी हो जाता है टाइपिस्ट से मिस्टेक। तो क्वेश्चन ये कर आपका कि निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है, जो आशुतोष कुमार का स्थान लिया है। इसका नाम है, ध्यान रखना, विपुल मन्नू भाई पंचोली। याद करने का तरीका बताए, कभी नहीं भूलेंगे। मन्नू भाई से आपको याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है, बीपीएससी का चेयरमैन है। ठीक है, तो चेयरमैन कौन है बीपीएससी का, मन्नू भाई है। तो मन्नू भाई से ध्यान रखना कि अब पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी, मुख्य न्यायाधीश भी कौन है, मन्नू भाई ही है। ठीक है, ऑप्शन सी हुआ, विपुल मन्नू भाई पंचोली। याद करने का तरीका बता रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 44 है कि बिहार के किस जिले में हाल ही में सूर्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। ये आपका क्या, औरंगाबाद में। ठीक है, अब देखो आपका 44 तक, यहाँ तक आपका था करेंट फेयर, आपको बताते करेंट फेयर प्लस बिहार स्पेशल। ठीक है, बिहार स्पेशल प्लस करेंट फेयर। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न है, क्वेश्चन 45 है कि 104वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, 104वें संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है। तो ये जो आपका विधेयक है, ध्यान रखना, आपका हो जाएगा, सॉरी,
ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। निजी शैक्षणिक संस्थानों में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को कोटा प्रदान करना, ये आपका ध्यान रखना अनुच्छेद 15(5) के 5 में जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखना 15 के 5 में खंड में जोड़ा गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ ऐसे आपका डिटेल्स दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 46 है क्वेश्चन का आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार में से कौन सा शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार होता है उसमें जो मूल क्षेत्राधिकार है उसमें कौन कौन सा शामिल होता है। देखो उसमें क्या शामिल होता है, भारत सरकार एक या से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो तो उसमें शामिल होता है। संसद के सदनों, राज्य के विधानमंडलों के चुनावों के संबंधी विवाद। अगला है भारत सरकार और संघ शासित प्रदेशों के बीच कोई एक सेकेंड ऑप्शन ए फर्स्ट में क्या था, भारत सरकार एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, ये सही है। सेकेंड कर आपका कि संसद के सदनों या राज्य के विधानमंडल के चुनावों के संबंधी विवाद, चुनाव संबंधी विवाद आपका इसमें शामिल नहीं होता है। थर्ड है कि भारत सरकार और संघ शासित प्रदेशों के बीच कोई विवाद, ये आपका भारत सरकार और संघ शासित प्रदेश के बीच कोई विवाद, ये भी आपका इसमें शामिल नहीं होता है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, हाँ ये आपका शामिल होता है। तो कह रहा है आपका सही उत्तर दीजिए, तो ऑप्शन आपका सी होगा 1 एंड 4, 1 एंड 4 होगा। ठीक है, 1 एंड 4 होगा। अब देखो इसमें आपको डिटेल्स यहाँ पर सोल्यूशन दिया है, देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किस में निहित है। अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की संख्या जो बढ़ाने की शक्ति जो है वो किसके पास है, तो वो है आपका संसद के पास। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय में बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, उसमें न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो संसद बढ़ा सकती है। ठीक है, लेकिन यदि यहीं पर प्रश्न पूछता आपका कि किसी राज्य के जो आपका जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जैसे पटना हाई कोर्ट है, तो ठीक है, तो हाई कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है, तब आपका हो जाता है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में, जब पूछे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें बढ़ाने की शक्ति किसके हाथ में, संसद के पास में है। लेकिन कोई भी हाई कोर्ट में बोले कि न्यायाधीशों की संख्या कौन बढ़ा सकता है, तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नेक्स्ट है, यहाँ सोल्यूशन आपको दिया है, देख लेना। आपका अगला क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन अगर आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पंचायत के सदस्य होने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। पंचायत के सदस्य बनना है, यानी आपको चुनाव लड़ना है। पंचायत के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष नहीं भाई, 21 वर्ष है। कितना है, 21 वर्ष है। ठीक है, तो आपका फर्स्ट क्या है, गलत है। सेकेंड कह रहा है समय पूर्व विघटन के बाद किसी पंचायत का पुनर्गठन केवल शेष अवधि के लिए जारी रहता है, ये आपका सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो आपका केवल बी सही है। ठीक है, केवल बी सही है। आपका अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन आपका 49 है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आपका भारत में मतदान करने और निर्वाचित होने का अधिकार है। जो मतदान करते हैं वो मेरा कौन सा अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार है, नहीं मौलिक अधिकार नहीं है। हम मतदान जो करते हैं वो मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक कानूनी अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन अगर आपका भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद की व्यक्ति से शादी करने का अधिकार को संरक्षण देता है। यानी देखो भारत के संविधान भी कहता है कि आप अपने पसंद की लड़की से शादी कर सकते हैं, ठीक है, या लड़का से शादी कर सकते हैं। तो कह रहा है ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत देता है। ठीक है, तो ये आपका है
यानी ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो इसी में आपका ये भी आता है कि मनपसंद व्यक्ति से आप शादी कर सकते हैं, ये भी आपका अनुच्छेद 21 में ही इंक्लूड है। और ये क्वेश्चन आपका बता दें कि यूपीएससी ये प्रश्न पूछा था। ठीक है, यूपीएससी ये प्रश्न आपका पूछा था, शायद 2020 के आसपास पूछा था। ठीक है, यूपीएससी ने ये प्रश्न पूछा हुआ है, तो अच्छा प्रश्न है, हो सकता है बीपीएससी रिपीट कर दे आपको। आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 51 है। अब यहाँ से आपका हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं, ये भी पॉलिटी है, सॉरी। क्वेश्चन आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा में अस्थायी सभापति कौन थे? तो अस्थायी रूप से कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार शिक्षा के प्राथमिक चरण में मातृभाषा में निर्देश के लिए पर्याप्त सुविधा प्रदान करने के लिए हर राज्य का प्रयास होगा? ये किस अनुच्छेद में दिया है? ये दिया आपका अनुच्छेद 350 के ए में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यहाँ आपका डिटेल्स दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में। क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पृथक रूप से विशेष बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए? ऐसे कौन सा विधेयक है जो पृथक रूप से यानी अलग अलग से, लोकसभा में अलग और राज्यसभा में अलग, विशेष बहुमत से लेकिन होना चाहिए? तो ये होता है आपका संविधान संशोधन विधेयक में। संविधान संशोधन विधेयक में याद रखना, इसमें ज्वाइंट यानी आपका जो संयुक्त अधिवेशन होता है उसका प्रावधान नहीं होता है संविधान संशोधन विधेयक में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 54 है। करे कि भारत के संविधान का मसौदा यानी प्रारूप तैयार करने के वाले कौन थे? यानी भारत के जो संविधान का प्रारूप जो बनाया है वो कौन थे? तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी होगा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। यानी जितने भी आपका संविधान सभा में सदस्य थे वो किसी न किसी प्रांत से निर्वाचित होकर आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। डिटेल्स में दिया है, नीचे पढ़ लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ा सा सर्दी हो गया है। क्वेश्चन आपका 55 है कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सा एक मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है? ये आपका धान। ठीक है, धान जो है क्या मीथेन का प्रमुख स्रोत है, ऑप्शन बी होगा। यहाँ से आपका ज्योग्राफी प्रश्न है। क्वेश्चन 56 है कि भारत में काली कपास से मृदा की रचना निम्नलिखित में से किस अपक्षरण से हुई है? ऑप्शन बी होगा ज्वालामुखीय चट्टान के से। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का 57 है कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा का मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। यह अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन कर आपका कि भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ यानी पश्चिमी मानसून के कारण से होने वाली वर्षा की मात्रा जो है वो कम से कम होती है। किधर से किधर जन्म कम होती है? ठीक है, तो याद रखना उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे तो क्या होगा? वर्षा कम होगी, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी है? किस राज्य में सबसे अधिक लैटराइट मिट्टी है? ये है आपका मेघालय में। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। डिटेल्स दिया है, एक बार पढ़ लेना उसे। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 59 है। क्वेश्चन कराए कॉपेन के वर्गीकरण के अनुसार योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार के किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? यानी उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? किसके अनुसार? कॉपेन के अनुसार। ये आता है आपका CWG में, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 60 है। क्वेश्चन आपका कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये आपका 30 मीटर। ये प्रश्न आपका बीपीएससी 69वीं में भी पूछा, 17वीं के लिए एग्जाम पूछा और आपका बीपीएससी तैयारी 3 में पूछा है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका 3 बार रिपीट किया आजकल नया में, तो याद रखना 30 मीटर है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 61 है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? सोन नदी का उत्पत्ति स्थल जो अमरकंटक है वो कहाँ का स्थित है? तो ये आपका ध्यान रखना मैकाल श्रेणी में। कहाँ से निकलती है? मैकाल श्रेणी, सॉरी
अगला क्वेश्चन आपका, सियाचिन हिमनद कहाँ स्थित है? ये आपका नुब्रा घाटी के उत्तर में, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 63 है कि भारतीय प्रायद्वीप के अधिकतर भागों को कोपेन की पद्धति के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। तो ये क्या आपका AM, ठीक, किसमें? ए, कैपिटल ए और स्मॉल एम में, ठीक है, आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि वायु राशियाँ के निर्माण के उद्गम क्षेत्रों निम्नलिखित में से कौन सा है? ये आपका पास साइबेरिया का मैदानी भाग, ऑप्शन बी होगा। ये आपका ज्योग्राफी का प्रश्न देख रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है, ये सारा प्रश्न आपका एनसीईआरटी से लिया गया है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बीपीएससी भी पूछता है आपसे, ठीक है, एग्जाम में, तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी से लिया गया है। और साइंस भी आपका एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाए हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है तथा पार्थिक विकिरण के लिए अपारदर्शी है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 है, क्वेश्चन आपका है कि सागरीय अधस्थल विस्तार सिद्धांत, यानी सागरीय स्थल विस्तार सिद्धांत की व्याख्या करते हुए हैश होगा यहाँ पर, ठीक है, मिस्टेक थोड़ा सा, हैश ने निम्न से किस अवधारणा पर विचार नहीं किया? ये आपका एनसीईआरटी प्रश्न है, आपको करवाए भी हैं। तो हैश ने किस पर विचार नहीं किया था? कि विभिन्न महाद्वीपों में जीवाश्मों का वितरण, इसके बारे में आपका चर्चा नहीं किया था हैश ने, ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? इनमें से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है? चलो देखते हैं। तो ये आपका जगह भूपटल और ऊपरी मेंटल से बनता है, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है, यानी जैव विविधता सबसे अधिक किस क्षेत्र में होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए होगा, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ये सभी हम प्रश्न एनसीईआरटी में करवाए हैं। क्वेश्चन का 69 है, क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? तो होगा आपका ऑप्शन आपका बी होगा, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746-48 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के लिए हुआ था, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी होगा। इसको बी कर लेना, ऐसे हम सही करवा देंगे फाइनल पीडीएफ में, ठीक है। आपका इसका सोल्यूशन देख लेना, ठीक है, डिटेल्स में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी नेता का सेनापति का नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ। उस फ्रांसीसी सेनापति के नाम बताइए जो 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध में पराजित हुआ था। आपको पता होगा 1760 ईस्वी में वांडीवास के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी की हार हुई थी। तो पूछ रहा उसी में फ्रांसीसी का यानी सेनापति कौन थे जिसका हार हुई थी? ये था आपका काउंट लाली। ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। डिटेल्स दिया नीचे देख लेने के बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? यानी सहायक संधि प्रणाली किसने शुरू किया था? ये क्या था आपका लॉर्ड ब्लेजली ने, ऑप्शन बी होगा। लॉर्ड ब्लेजली ने किया था आपका सहायक संधि प्रणाली शुरू कब किया था? सारा डिटेल्स दिया हुआ है। आपका अगला क्वेश्चन 72 है, क्वेश्चन का आपका भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 ईस्वी में पारित इल्वर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? तो इल्वर्ट बिल का कहेंगे जो मेन उद्देश्य था आपका, वो था आपका जो भारतीय न्यायाधीश और जो यूरोपीय न्यायाधीश है उन दोनों को समान अधिकार प्रदान करना। यानी पहले क्या था कि पहले कोई भी भारतीय न्यायाधीश यूरोपीय यानी अंग्रेज का यानी सुनवाई नहीं कर सकते थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इल्बर्ट बिल में क्या किया गया? इल्बर्ट बिल में दोनों को मान्यता बराबर दिया गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है, यहाँ डिटेल्स दिया है, देख लेना। अगला क्वेश्चन आपका है कि रिक्त स्थान को पूर्ति करें। कितना में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया? ये आपका 1885 में बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया था, ऑप्शन ए होगा।
नीचे सोल्यूशन दिया है, एक बार देख लेना डिटेल्स में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 74 है कि निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था। कौन सा क्षेत्र है जो 1857 क्रांति से प्रभावित नहीं था? ये आपका होगा चित्तौड़, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 75 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर क्रांतिकारियों द्वारा बम फेंका गया था। सही है। यह घटना कोलकाता में हुआ था। गलत है। मुजफ्फरपुर में हुआ था। ये इस घटना में रास बिहारी बोस और सचिंद्र संध्याल की भूमिका थी। ये सही है। इस घटना के आरोपियों पर अलीगढ़ संयंत्र लगाया गया। ये गलत है। आपका 1/3 होगा। देखते हैं 1/3 आपका किसमें? ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में है। क्यों होगा तो इसका डिटेल्स चर्चा आपके नीचे किया गया है, देख लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 76 है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था। ये आपका होता है, ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1906 को। कौन किया था, सारा डिटेल्स नीचे में है। आपका अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन 77 है कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था। महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लेने पर उक्त पंक्तियां कथन किनका है? यानी जब गांधी जी ने चौरा चौरी घटना के बाद 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उसी समय यह किसने कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह अपने चरम बिंदु पर था तब आंदोलन को वापस लेने की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं था? या किसने कहा था? यह कहा था आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। एक था गर्म खून का, एक था नरम खून का, इसलिए सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में ज़्यादा बनता नहीं था। ठीक है, आप देखे होंगे कि पटाभी सीतारमैया को गांधी जी उतार दिया था कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में, लेकिन फिर भी उसमें हरा दिया था कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, उतना पावर थे सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 78 है कि युगांतर पत्रिका के संपादक कौन थे? ये था आपका वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 79 है, क्वेश्चन आपका महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन पर रंग भेद के कारण ट्रेन से उतार दिया था? ट्रेन से बाहर फेंक दिया था कहाँ पर? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, मेलिन्सबर्ग। ठीक है, जोहान्सबर्ग नहीं, मेलिन्सबर्ग। ऑप्शन सी होगा। डिटेल्स यहाँ पर दिया है, क्यों गया था वहाँ साउथ अफ्रीका, सारा डिटेल्स मिल जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन 80 है। फास्ट इसलिए चलेंगे क्योंकि पूरे 150 क्वेश्चन करवाना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। क्वेश्चन आपका 80 है, प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था? तो प्रांतों में जो द्वैध शासन आपका है वो आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत लागू हुआ था। डिटेल्स चर्चा नीचे है। क्वेश्चन आपका 81 है कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ, यानी कमी आया? क्यों आया? क्योंकि देखो क्यों आया, क्योंकि नए खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना, यानी अलाभकर होने, लाभहीन होना। ठीक है, क्योंकि जब मशीन का खोज हो गया विश्व में, तब हाथ से बनाने वाले नील की खेती जो होते थे हाथ से उसको पेंट करते थे, रंगते थे, तो उसका क्या हुआ, मांग कम हो गया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी यहाँ डिटेल्स दिया है। क्वेश्चन 82 है कि 1885 में संथाल, यानी 1885 कहा गया हमको, 1855 है। ठीक है, 1855 से 56। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि फास्ट में मिस्टेक हो जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर गलती से बोल दिया 1885। अब बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर 1885 नहीं 55 है, अब देख के भी सही नहीं पढ़ पाते हैं। तो होता क्या है, कभी कभी जब फ्लो में आप पढ़ाते हैं ना, तो उस समय कभी हो जाता है आपको बोलने में मिस्टेक। ठीक है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा ना इग्नोर करके चलिएगा। ठीक है, इतना समझिएगा कि सर को इतना आता होगा। ठीक है, इतना भी ऐसी नहीं है। मैं बहुत सारे क्लास में देखा हूँ, कुछ शब्द फास्ट में मिस्टेक हो जाता है तो उसको 10 बार कमेंट करते हैं, 10 लोग कमेंट करते हैं सर ये नहीं ये होगा। अरे मुझे नहीं पता है, उसमें हो सकता है मुँह से फिसल गया या मिस्टेक हो गया, मैं देख नहीं पाया, तो ये कभी कभी हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको आप निगेटिव मत लो। हाँ, उसको कमेंट करने की जरूरत नहीं है, इतना आपको पास कॉमन सेंस होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सन 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
किसने किया था भाई? सिद्धो कान्हो चांद भैरव, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। ये आपका ऐसे 1855-56 हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन का आपका सही जुड़े बनाइए और नीचे दिए कोट का सही उत्तर चुनिए। अब देखो इसमें दिया आपका एक साइड बिपिन चंद्रपाल, दूसरी साइड आपका न्यू इंडिया। देखो न्यू इंडिया पत्रिका जो था एक दो तरह का था, ठीक है। पहला था आपका यानी दैनिक, ठीक है। तो जो आपसे पूछे कि न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तब होगा आपका एनी बेसेंट, ठीक है। तब क्या होगा आपका? एनी बेसेंट होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका सीधे दिया है और एनी बेसेंट आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आप बिपिन चंद्र पाल को लगाएंगे, क्योंकि बिपिन चंद्र पाल भी न्यू इंडिया पत्रिका के संपादक थे, लेकिन ये था आपका साप्ताहिक, ठीक है। इसका पत्रिका क्या था? तो साप्ताहिक था, ठीक है, साप्ताहिक था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। वीकली कहे तो न्यू इंडिया वीकली कहे तो बिपिन चंद्र पाल होगा, दैनिक कहे तो एनी बेसेंट होगा, ठीक है। इसीलिए आपका पहला का फर्स्ट होगा, ध्यान रखना। अगला आपका अरविंद घोष, ठीक है। तो अरविंद घोष जो आपका है, इसका हो जाएगा आपका वंदे मातरम। ब्रह्म बांधव उपाध्याय, तो इसका होगा सांध्या। और मोहम्मद अली होगा कामरेड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक, देख लेना, ऑप्शन ए होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 84 है। क्वेश्चन का आपका सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन का, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। तो पहला देखते हैं, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में थे, ये भी सही है। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, सही है। लोग लोहे से परिचित थे, यही गलत है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के समय में लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा जो गलत है। इसका देखो एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है, देख लेना। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 85 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में किया गया है, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते आपका अगला क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन आपका अगला है, क्वेश्चन 86 है कि कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी, उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने किया था। आपको पता होगा कनिष्क के समय में चौथा बौद्ध संगीत हुआ था आपका कहाँ पर, तो ये आपका होता कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है। तो कश्मीर में हुआ था, किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। तो पूछ रहा उसमें अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो वासुमित्र अध्यक्ष थे, ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 87 है कि नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। तो ये क्या आपका कुमार गुप्त, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 88 है कि मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था। बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? तो ये था आपका जीवक, ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रखा है पहले से। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 89 है कि द्रविड़ शैली की मंदिरों में गोपुरम से तात्पर्य क्या है। गोपुरम से तात्पर्य क्या है? देखो गोपुरम का तात्पर्य होता है आपका तोरण से है, ठीक है। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिल भवनों से है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 90 है। थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन दिखाना था, इसलिए आपको ये डेमो करवा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन का एक बार पैटर्न देख लीजिए, उसके बाद पता चलेगा कि क्वेश्चन के लेवल क्या है, ठीक है। टेस्ट का क्वेश्चन है कि भारत के लिए मध्यकालीन शासकों ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? ये किया था आपका इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। और एकता व्यवस्था को समाप्त कौन किया? तो बलबन ने किया था, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। यदि आपसे पूछे कि एकता व्यवस्था को समाप्त किसने किया था, तो ये क्या था आपका बलबन ने, ठीक है। शुरू किसने किया? इल्तुतमिश ने। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 91 है कि मध्यकालीन भारत में शब्द फन्नम किसको निर्देशित करता है, ठीक है। फन्नम का मतलब क्या था? तो सिक्का था। मध्यकालीन में फन्नम किसका नाम था? सिक्का का, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन 92 है कि भक्त या तुक्काराम होगा, ठीक है। भक्त तुक्काराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, ठीक है। तो देखो तुक्काराम जो थे वो आपका जहांगीर के समकालीन थे, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 93 है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किस इतिहासकार ने यह वक्तव्य दिया था कि राजा को राजा से मुक्ति मिल गई। यानी मोहम्मद बिन तुगलक का नीति इतना कठोर था कि उससे जनता नाराज थे, इसीलिए उसके मृत्यु होने के बाद
उसकी मृत्यु होने के बाद आपको बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। ठीक है, किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। किसके बारे में कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 94 है कि मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान की थी? मुगल सम्राट अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि प्रदान किया था? तो ये किताब का बीरबल को, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है, क्वेश्चन 95 है कि 1866 से 67 में नील खेतिहरों के लिए बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान कीजिए। देखो ये होता आपका चंपारण और दरभंगा में। ठीक है, दरभंगा और चंपारण के क्षेत्र में हुआ था। ऑप्शन आपका सी होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन आपका 96 है। देखो पूरे डिटेल्स में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि समय का अभाव है, क्वेश्चन पूरा देखना है इसीलिए। ठीक है, आप 150 क्वेश्चन है तो कुछ समय तो आपको ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग इसका पीडीएफ में देख लीजिएगा सोल्यूशन फुल। ठीक है, डिटेल्स में पढ़ना है तो इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, उसमें देख लेना। ठीक है, और यदि आप ये टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप LK क्लासेस ऐप है प्ले स्टोर पर, उसको आप इंस्टॉल कीजिए। वहाँ पर आपको ये टेस्ट मिलेगा, 15 टेस्ट फुल टेस्ट मिलेगा मात्र 250 में, और एग्जाम पैटर्न पर। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम जैसा रहेगा क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? तो 1936 में। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। क्यों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत आपको पता होगा कि उड़ीसा बिहार से अलग हो गया। कब? 1 अप्रैल 1936 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1936 को आपका उड़ीसा अलग हो गया बिहार से। ठीक है, तो इसके बाद आपका बिहार कह सकते हैं कि एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। ऑप्शन सी होगा। बीपीएससी ने सी ही दिया है इसका आंसर। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 97 है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहते हैं? तो सच्चिदानंद सिन्हा कहते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 98 है। अब यहाँ से साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तब क्या होगा? अब सोचिए, कोई पत्थर है, ठीक है, उसको चांद से कहाँ लाते हैं? पृथ्वी पर लाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये पृथ्वी है मान लो और ये चांद है, तो चांद से कहाँ ला रहे हैं? पृथ्वी पर ला रहे हैं। अब मान लो चांद, इसका द्रव्यमान क्या है? m है, तो चंद्रमा पर यहाँ पर वेट क्या होगा? मास, इसका वेट क्या होगा? तो क्या होगा? mg/6, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण g/6 होता है। ठीक है, अब इसी को हम लाएंगे पृथ्वी पर तो द्रव्यमान तो m ही रहेगा ना, 5 kg है 10 kg, वो थोड़ी बदलेगा। क्या ऐसा थोड़ी है कि चंद्रमा पर आपका रहेगा 6 kg तो पृथ्वी पर आएगा तो 1 kg हो जाएगा? भाई वो तो वही रहेगा, द्रव्यमान जो है वही रहेगा। तो यहाँ भी आपका द्रव्यमान m ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका वेट, भार कितना हो जाएगा? तो m/g होगा, m/g होगा। तो अब यहाँ पर देखो कि द्रव्यमान आपका यहाँ m था तो वहाँ भी द्रव्यमान m ही है। जैसे चंद्रमा पर 10 kg था तो यहाँ भी 10 ही kg रहेगा, लेकिन भार जो होता है आपका वेट, वो आपका गुरुत्वाकर्षण बल पर डिपेंड करता है। तो वहाँ हो जाएगा आपका mg/6 चंद्रमा पर, लेकिन पृथ्वी पर क्या होगा? mg। तो पृथ्वी पर आने से क्या हुआ? तो हम देखें कि द्रव्यमान जो है आपका वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो आपका वेट है, भार जो है, वो आपका क्या हो गया? बढ़ गया, यानी बदल गया कह सकते हैं, हाँ बढ़ गया। चलो अब देखते हैं कि क्या आपका आंसर इसमें है ऑप्शन में। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा। इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही है, बी होगा। इसका भार बदल जाएगा, वेट बदलेगा, द्रव्यमान नहीं बदलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। इतना अच्छे से समझा दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 99 है। क्वेश्चन कर रहा है ओम मीटर का मात्रक क्या है? ओम मीटर का, चलो दिखाते हैं आपको। इसको रटना नहीं है, ठीक है, रटने वाले के लिए सेंस नहीं होता है, रटना नहीं है। देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका? R बराबर होता है ρ/L/A होता है। ठीक है, R क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका रो क्या है? यही तो आपका प्रतिरोधकता है, यानी रेजिस्टिविटी है। क्या है आपका? इसको बोलेंगे प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आपका प्रतिरोधकता क्या है? रो है। अब देखो ये है क्या आपका? लंबाई, तो लंबाई का यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और ये एरिया है तो एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। और प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है, आप जानते ही हैं। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, एक बार इस रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालिए, तो सबको एक को इधर लेकर आइए, तो आप यहाँ से हम रो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका? R/A आएगा और बट्टी में आपका L आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप रो का वैल्यू निकालेंगे तो अब देख लो, रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है। एरिया क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। लंबाई क्या होता है? मीटर होता है। अब देखो मीटर मीटर कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ ओम बचेगा और एक मीटर बचेगा गुना में, तो ओम मीटर। तो ओम मीटर किसका यूनिट हुआ?
प्रतिरोधकता का, रेजिस्टिविटी का। तो रटना नहीं है, आप समझेंगे तो हो सकता है आपको याद न हो, लेकिन एग्जाम में आप ड्राइव करके बना लेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको ना फार्मूला याद रहना चाहिए। अब फार्मूला उसी को याद आता है जो फिजिक्स को या साइंस को समझे रहते हैं, ठीक है। कोई विषय को समझे रहेंगे तभी याद रहेगा, ठीक है। मुझे तो लगता है मैं ज़िंदगी में नहीं भूलूंगा, ऐसा चीज़ है साइंस, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छे से मैं पढ़ा हूँ। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, करेगा। अब देखो ये एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन लिए, आपको दिख रहा होगा, आपको क्लास 10th का एनसीईआरटी करवाए थे 9th का, उसमें से आपको ये प्रश्न दिख रहा होगा, ठीक है। क्योंकि बीपीएससी भी आपके एनसीईआरटी से साइंस पूछते हैं, मैं प्रूफ भी दिखा चुका हूँ, उसका 1 लाख प्लस व्यूज भी गया है। जो हम 17वीं बीपीएससी का साइंस का सोर्स दिखाए थे एनसीईआरटी से कहाँ से पूछा है, उसका 1 लाख व्यूज भी गया है। तो उसके लिए मैं सभी अभ्यर्थियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप लोग अच्छी चीज़ को पहली बार यानी समझे हैं, उसको देखे हैं, ठीक है। लेकिन मेरा तो हर वीडियो अच्छा रहता है, तो सब वीडियो को लोग इतना प्यार नहीं देते हैं, स्टूडेंट नहीं समझते हैं। लेकिन ये जो सोर्स करवाए थे हम 17वीं बीपीएससी का एनसीईआरटी का, तो उसमें स्टूडेंट ने समझा क्या सही बात है कि इसका समझा कि एनसीईआरटी क्या महत्व है। हम जो बताए थे एक एक प्रूफ, वो मेरे मेहनत को समझा, ठीक है। दूसरा धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िए साइंस ज्योग्राफी के लिए, हमेशा मैं कहूँगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है, तो ये कहता है आपका दूध, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखोगे आप, कह रहा है NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 मिलियन बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो कह रहा है यदि हम NaOH की उसी बिलियन में 20 ml ले तो उदासीन करने के लिए HCl कितनी बिलियन की मात्रा की आवश्यकता होगी। अब समझाते क्वेश्चन देखो, क्या है आपका, ये आपका NaOH है और ये आपका ये HCl है। दोनों क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं, क्या बनाएगा, तो आपका बनाएगा NaCl प्लस H2O बनाएगा, ठीक है। अब देखो ये NaOH HCl है। अब कह रहा है कि हम जब NaOH 10 ml लेते हैं, मिलीलीटर लेते हैं, और HCl हम 8 मिलीलीटर मिस्टेक हो जाते हैं कभी कभी। तो जब हम NaOH 10 ml लेते हैं, HCl 8 ml लेते हैं, तो ये जो आपका NaCl है, ठीक है, NaCl जो है आपका ये न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। तो कह रहा इसको न्यूट्रल रखने के लिए हम यदि NaOH हम यदि 20 ml लेंगे तो बताओ हमको HCl कितना लेना पड़ेगा जो ये न्यूट्रल है। तो समझिए एक एक नियम लगेगा। ये देखिए यहाँ 10 था तो उसको यहाँ पर कितना चाहिए था, 8 चाहिए था। यहाँ कितना हो गया, 20 हो गया, यानी ये दोगुना हो गया। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, जो न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ भी दोगुना होना चाहिए। तो 8 दूनी 16 ml कर दो, ये आपका न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये केमिस्ट्री है ही नहीं, एक तरह से कह सकते हैं मैथ है, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री है ही नहीं, एक तरह से मैथ है, आप समझ गए, ठीक है। तो ऐसे आप समझ सकते हो, ऑप्शन क्या होगा, डी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन 102 है, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कह किसी विद्युत बल्ब का अनुमांक, आप देखेंगे आप बल्ब यदि लिए होंगे, ठीक है, आप यदि बल्ब खरीदे होंगे कभी मार्केट से, CFL नहीं, वो जो आपका आता पहले 10 रुपये में जो आता था, ठीक है, तो वो बल्ब लेंगे तो उस पर लिखा रहता है, CFL पे भी लिखा रहता है, ऐसे नहीं है, ठीक है, सब पर लिखा रहता है। उस पर लिखा रहता है आपका 220 वोल्ट ऐसे और 100 वाट, वहाँ पर दिया रहेगा कितना वोल्ट ये मैक्सिमम सह सकता है और इसका कितना पावर होना चाहिए है, ठीक है, वो आपका बल्ब पर लिखा रहता है। तो वही आपका इस बल्ब पर रीडिंग लिखा हुआ है। अब कर इस बल्ब को हम क्या करते हैं, इस बल्ब को क्या करते हैं हम 110 वोल्ट से जोड़ देते हैं, ठीक है, कितना से, 110 वोल्ट बैटरी से जोड़ देते हैं। तो कह रहा है इसमें बताओ बल्ब में शक्ति कितना होगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे, ये जो बल्ब है ना, बल्ब में पहले आप पता कर लीजिए रेजिस्टेंस कितना है बल्ब का, ठीक है। तो क्या करेंगे, एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, P बराबर, आप पढ़ाए हैं पहले से, P बराबर V²/R। ये क्यों यूज करेंगे, क्योंकि मुझे R चाहिए और V दिया ही है, P दिया है। P कितना दिया, पावर आपका 100 वाट दिया है। V कितना दिया है, 220 दिया। इसका स्क्वायर करने से अच्छा है कि 220 को 2 बार गुना कर दो, ठीक है, बटे R। 1 0 1 0 1 0 1 0 कर जाएगा। यहाँ से R का वैल्यू निकालेंगे तो यह पाएगा 22 × 22 आएगा। मैं कहूँगा इसी में रहने दो, आप 22 × 22 के रूप में ही रहने दो, क्योंकि आगे मुझे और यूज करना है। आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है, यदि आप 71वीं बीपीएससी या बीपीएससी तैयारी 4 या कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, तो आप करेंट अफेयर को मजबूत करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से
करेंट अफेयर को मजबूत कर सकते हैं। क्लास तो मेरा सारा फ्री चलता है, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन इसी चैनल पर, लेकिन यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको 99 में 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। 1 साल तक का वैलिडिटी रहेगा, आपको 1 साल तक के लिए पीडीएफ मिलेगा। इसमें आपको बिहार करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और आपका नेशनल इंटरनेशनल करेंट अफेयर मिलेगा। ठीक है, तो सारा पीडीएफ आपको इसी में मिलेगा 1 साल तक के लिए। तो एक बार इसे ज्वाइन करके देखिए। ये कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको एलके क्लासेस एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर जाइए और एलके क्लासेस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहीं पर आपका ये आपको करंट अफेयर का पीडीएफ सारा मिल जाएगा। चलिए आपको दिखाते हैं। यहाँ देखिए, इसमें जाएंगे आप, उसके बाद यहाँ जाएंगे, यहाँ आपको देखो वीडियो मिल जाएगा, लिंक सारा, और यहाँ पर सारा पीडीएफ आपको मंथली वाइज मिल जाएंगे। जितनी भी हम क्लास करवाए हैं, देखिए आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, जो भी क्लास है आपका, सभी क्लास का आपका पीडीएफ यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आप जल्दी से ज्वाइन करें। अब हमको क्या निकालना है? पावर निकालना है। अब देखो पावर निकालना है, इसमें आपको क्या दिया है? यहाँ वोल्टेज दिया है 110 वाट, सॉरी 110 वोल्ट, और यहाँ पर रेजिस्टेंस हम निकाल लिए। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम? V² लगाएंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ R निकल गया और V यहाँ दिया है। तो यहाँ V कितना दिया? 110 वोल्ट दिया। तो 110 गुने 110 लिख दो, स्क्वायर है तो बट्टे R का मान कितना निकला था? 22 गुने 22। हम इसीलिए बोले थे कि 22 गुने 22 कहीं फॉर्म में रहने दो, क्योंकि यहाँ पर डिवाइड करना ही है। अब यहाँ पर देख लो, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। अब यहाँ पर ऊपर में कितना बचेगा? यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो 10 गुने 10 करेंगे कितना आएगा? 100। यहाँ 2 दूनी 4, तो कितना आएगा? 25 चुका 100। तो यहाँ से कितना आएगा? 25 वाट आएगा। कितना आएगा? 25 वाट आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें निकल गया इस बल्ब का पावर कितना होगा? 25 वाट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो फिजिक्स थोड़ा बनाना सीखिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके कोई ना कोई एग्जाम में आ ही जाते हैं, बीपीएससी में भी आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 25 वाट होगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल का, ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 103 है। क्वेश्चन आपका, लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए इनमें से कौन से विधि युक्त होते हैं? तो ये आपका ग्रीस लगाकर, इसको जंग से हम कैसे बचाते हैं? तो ग्रीस लगाकर, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये कौन सा अभिक्रिया है, दिया है, आपको बताना कि कौन सा अभिक्रिया है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ क्या है आपका? Fe2O3 है, और यहाँ से आपका ये क्या हो गया? Fe अलग हो गया, और यहाँ देखो Al है एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम क्या हो गया? O3 के साथ यहाँ आकर जुड़ गया है। यानी यहाँ पर किया क्या है? ये जो आपका एल्यूमिनियम जो है ना, वो आपका आयरन को विस्थापित कर दिया है। क्या किया है? आयरन को विस्थापित कर दिया है। तो उसे कहेंगे हम विस्थापन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 105 है। क्वेश्चन कर आपका, आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या है? अब जब क्लास 11th में आईयूपीएससी यानी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आईयूपीएससी नेम बोलता है लिखने के लिए। ठीक है, तो इसी में बोल रहा है आईयूपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो याद रखना, ये होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है? यानी आपको एवोगाड्रो नंबर पूछ रहा है, कितना होता है? ये आपका होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। ठीक है, आपका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 107 है, कर रहा है कि परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो आपको हम बहुत बार समझा चुके हैं कि कोई भी एटम के न्यूक्लियस में क्या होता है? तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो जो न्यूक्लियस में अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी को हम बोलते हैं मास नंबर। तो जब आपको पूछे मास नंबर क्या होता है, याद रखना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही होगा आपका मास नंबर। ठीक है, तो करा कि परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों का योग होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 108 है कि कौन सी कोशिका अंगक झिल्ली युक्त नलिकाओं सीट का बड़ा तंत्र है, और जो लंबे नलिकाओं या गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देता है? तो ये आपका है अंतर्द्रव्यीय जलिका, ऑप्शन ए होगा। यार इसको बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 109 है कि अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन हम किसे कहते हैं? तो सतती कोशिकाओं की तुलना में आधे गुणसूत्र होते हैं, उसमें क्या होते हैं? आधे गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि कंडरा किसे कहते हैं? ठीक है, कंडरा किसे कहते हैं? तो कंडरा जो होता है वो आपका जो अस्थियों को मांसपेशी से जोड़ते हैं। ठीक है, अस्थि को किससे जोड़ते हैं? मांसपेशी से जोड़ते हैं, उसको हम कंडरा कहते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 111 है।
क्वेश्चन करा आपका कि 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु है, 4 मीटर पर सेकंड के एक समान गति से यानी वेग से गतिशील है, तो अगर वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या दिया आपको, मास दिया आपको, द्रव्यमान कितना है 15 केजी है, और इसका वेलोसिटी दिया कितना दिया है आपका 4 मीटर पर सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv², या हाफ mv² होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे 1/2 कर देंगे, मास कितना दिया 15 केजी दिया, तो 15 कर देंगे, और v², v कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा। तो आपको आएगा 1/2 15 गुने 4 चौक 16, 2 से काटो 2 अठे 16, 15 अठे कितना होता है 120 होता है, तो 120 जूल हो जाएगा। आपका ऑप्शन बी होगा। तो सिंपल प्रश्न है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा था, याद रखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 112 है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रत्यारोपण किया जाता है। यानी जब आंख कोई दान करते हैं तो उस आंख में से कौन सा यानी पार्ट का यूज होता है, ठीक है। तो कॉर्निया, ठीक है। आंख में क्या दान करते हैं, कॉर्निया दान करते हैं। ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 113 है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमें कह रहा है प्रोटीन संश्लेषण में, ठीक है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, देखो एक आपका अंतर्द्रव्यीय जलिका जिसे ER बोलते हैं, और दूसरा है राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 114 है कि मानव में, क्वेश्चन 114 है कि मानव के शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है। तो ये आपका करते हैं डिंबवाहिनी नली में। ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 115 है कि किसी चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। पहले बता चुके हैं, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है आपका R बराबर ρ/L/A होता है। अब देख लो किस पर डिपेंड करेगा भाई, ये लंबाई पर डिपेंड करेगा, चालक की लंबाई पर। ये क्या है, एरिया पर डिपेंड करेगा, इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये रेजिस्टिविटी जो है वो आपका पदार्थ के प्रकृति पर डिपेंड करता है, ठीक है, पदार्थ कैसी है, तो पदार्थ की प्रकृति पर डिपेंड करेगा। तो क्या होगा आपका 1 2 3 तीनों होगा। तो चलिए देखते हैं आपके किस ऑप्शन में है 1 2 3 तीनों। तो आपका ऑप्शन डी में है, तो डी हो जाएगा 1 2 एंड 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 116 है कि मानव शरीर में प्रोटीन की पाचन किस अंग में होता है। ये होता है आपका अमाशय में, ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन के पाचन कहाँ होते हैं, अमाशय में होते हैं। डिटेल्स में पढ़ना है तो इसको आप पढ़ लीजिए, PDF में दिया है। आपका अगला क्वेश्चन है 117। क्वेश्चन कर आपका कि लोलक की घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि। अब देखो हो सकता है कि इसको कोई रटता होगा, ठीक है, लेकिन आपको हम समझाएंगे। देखो लोलक का जो आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, पेंडुलम का, वो आपका 2π√L/G होता है। क्या होता है 2π√L/G होता है। अब क्या करें, गर्मियों के दिनों में सुस्त क्यों जाती है, यानी लोलक जो है धीरे धीरे क्यों चलती है गर्मी में, ठीक है, सुस्त क्यों जाती है, कहीं करती है हुआ। तो उसमें देखो होता क्या है, जब आपका गर्मी होती है तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाते हैं, और गर्मी में टेम्परेचर बढ़ते हैं, उससे क्या होता है उस पदार्थ का जो लोलक के लंबाई जो होते हैं वो लंबाई आपका बढ़ जाते हैं, ठीक है। यदि धातु होगा तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उसका लंबाई बढ़ जाती है गर्मी में। अब लंबाई बढ़ेंगे, ध्यान रखो यहाँ पर, लंबाई बढ़ेगा तो क्या होगा, टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा। सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो टाइम पीरियड आपका जैसे बढ़ेगा, तो टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड जो आपका बढ़ेगा इसका मतलब है कि जो पेंडुलम आपका ऐसे आपका एक बार में जो चक्कर लगाते थे वो मान लो हो सकता है 2 सेकंड में लगाते थे, तो अब क्या होगा वो 4 सेकंड में लगाएगा, धीरे धीरे 8 सेकंड में लगाएगा, ठीक है। तो इसका स्पीड क्या हो गया, कम हो गया। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब क्या हुआ, स्पीड इसका कम हो गया। तो सुस्त मतलब ये हुआ, धीरे धीरे इसका स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उसे तो सुस्त बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि गर्मी में लंबाई बढ़ जाते हैं पेंडुलम का, तो टाइम पीरियड आपका बढ़ जाते हैं, इसी कारण से गाड़ी सुस्त हो जाता है। तो जब तक इस तरह से नहीं समझेंगे प्रैक्टिकली तब तक आप रटते रहेंगे, ठीक है। तो उसको खास करके फिजिक्स को रटने की कोशिश नहीं कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है। अब मैं साइंस का क्लास करवाता हूँ तो कोई देखता ही नहीं है, ठीक है, क्यों
मैं साइंस ऐसे पढ़ाता हूँ कि आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे और विषय पढ़ाता हूँ उसी तरह से साइंस पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन कोई देखता ही नहीं क्लास, तो मैं छोड़ दिया हूँ। अभी एनसीईआरटी करवा रहे थे, इतना अच्छा क्लास करवा रहे थे, देखता है कितना स्टूडेंट, 3000 4000, क्या फ़ायदा है पढ़ाने से। जिस चैनल पर 1,30,000 स्टूडेंट हो, वहाँ पर 4000 5000 क्लास देखे, तो इससे अच्छा है कि क्लास मत करो, क्यों फालतू की मेहनत करें। इतना अच्छा एनसीईआरटी सीरीज के चला रहे थे हम, कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट का करवा रहे थे, न्यूमेरिकल करवा रहे थे जो क्वेश्चन आते हैं अपनी एग्जाम में। लेकिन ना, इसको नहीं देखना है। क्या देखना है, तो कोई लूसेंट का सीरीज लेकर आ जाएगा 500 क्वेश्चन का, ठीक है, तो चलो उसको देखते हैं, उसमें चला जाएगा 5-5 लाख स्टूडेंट देखेगा। तो आज के समाज के स्टूडेंट का क्या है ना, आज के स्टूडेंट समझता ही नहीं है इंपॉर्टेंस को, ठीक है। बस उसको हलवा वाला प्रश्न चाहिए, मीठी मीठी बात करने वाला टीचर चाहिए। ना तो मुझे मीठी मीठी बात करना आता है, और ना ही मुझे हलवा वाला प्रश्न करवाना आता है। इसीलिए मेरा चैनल का ये हाल है, ठीक है। या मेरा चैनल का ये हाल इसीलिए है क्योंकि मैं थोड़ा सा कड़वा हूँ, ठीक है। और जो कड़वा व्यक्ति रहता है वो लोग को पसंद करता नहीं है, उसको लोग पसंद होता नहीं है। लेकिन मैं जो पढ़ाता हूँ आपके एग्ज़ाम में छपने वाला चीज़ पढ़ाता हूँ, और जो इस चीज़ को समझता है वो मेरा रेगुलर क्लास करते हैं। भले ही 2000 ही स्टूडेंट है जो रेगुलर क्लास करता है, 3000 ही है जो रेगुलर क्लास करता है, ठीक है। तो मैं तो हमेशा कहता हूँ 1000 गधे पालने से अच्छा है कि 5 शेर ही पालो, ठीक है। ये मैं तो हमेशा कहता हूँ, इसलिए मैं खुश भी हूँ, ठीक है। गधों को पढ़ाने से फ़ायदा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 118 है। क्वेश्चन कर आपका, किसी द्रव्य तथा उससे अवलीय पदार्थ को अवलीय को किस पृथक से अलग करते हैं। अब देखो क्या कर रहा है, कोई द्रव है और कोई अवलीय पदार्थ है, ठीक है, यानी जो पूर्णतः इसमें घुल नहीं पाते हैं, ठीक है, ऐसे पदार्थ है। तो क्या इसको हम किस विधि से अलग करेंगे, इसको हम किस विधि से अलग करेंगे, तो इसका याद रखना निस्पंदन विधि, ठीक है। सॉरी, थोड़ा सा सर्दी हो गया है इसलिए थोड़ा सा बीच में दिक्कत हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 119 है। क्वेश्चन का आपका, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, कितना अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि पृथ्वी पर से अचानक गुरुत्वाकर्षण बल गायब हो जाए तो क्या होगा। भाई बताओ क्या होगा। अब बताओ, किसी वस्तु को द्रव्यमान यदि m है यानी 5 kg है तो क्या वो बदल जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल रहे या न रहे, उससे क्या होगा, द्रव्यमान तो नहीं बदलेगा। जो 5 kg वो 5 ही kg रहेगा। लेकिन इसमें जो वेट लगता है ना पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण m × g, ठीक है, तो ये आपका बदल जाएगा क्योंकि g ही नहीं रहेगा। g क्या होगा, गायब हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं। तो क्या होगा, तो जब आपका g गुरुत्वाकर्षण बल नहीं रहेगा तो g क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो m × g 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। यानी द्रव्यमान आपका वही रहेगा लेकिन आपका वेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल है ही नहीं तो g का मान 0 हो जाएगा, तो इसलिए वेट भी 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, वस्तु का भार 0 हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आपका ऑप्शन बी होगा। अब इसको कोई रटता है तो बेवकूफ़ ही है। इस प्रश्न को कोई यदि रटता है कि ये होगा तो ये हो जाएगा, तब तो बेवकूफ़ी है। तो फिजिक्स होता है ना समझने के लिए, इसको आप रट नहीं सकते हो, रटेंगे तो आपका गलत होगा एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 120 है। क्वेश्चन तो क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन सा आसंजक बल का उदाहरण नहीं है। आसंजक बल का कोई उदाहरण नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिखना है, किसी वस्तु पर जल से भिगाना, ये भी सही है। जल से भीगी हुई 2 प्लेटों को वापस में चिपकाना, ना ये नहीं होता। आपका ऑप्शन सी है। आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है। आपका अगला क्वेश्चन है, हाँ, क्वेश्चन आपका 121 है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है, तो याद रखना डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के इलाज के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा, इलाज के लिए, इससे बचने के लिए करते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 122 कि कौन सा पादप हार्मोन्स किसी पौधे में कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये आपका साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 127 है कि ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो याद रखना पौधे के वृद्धि को मापने के लिए, ऑप्शन बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 124 है। पूर्ण पाचन रस किसे कहा जाता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि सभी के पाचन हेतु एंजाइम उपस्थित होता है। पूर्ण पाचक एंजाइम, तो ये बोलते हैं हम अग्नाशयी रस को, ठीक है। ऑप्शन डी होगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 125 है कि इष्ट में जनन किस विधि द्वारा होता है? ये होता है आपका मुक्कुलन के द्वारा। इष्ट में जनन कैसे होता है? मुक्कुलन के द्वारा होता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि पित्तरस का स्राव किसके लिए आवश्यक है? पित्तरस का स्राव किसके लिए आवश्यक है? तो याद रखना, वसा के पाचन के लिए। ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। आपका अगला क्वेश्चन है 127 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन का कार्य नहीं है? प्रोटीन का कार्य कौन सा नहीं है? ए में है एंजाइम के रूप में शरीर में जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को तीव्र करना, ये तो है। आनुवांशिक लक्षणों को विकार को नियंत्रित करना, विकास को नियंत्रित करना, ये भी सही है। कोशिकाओं के भीतर आनुवांशिक सूचनाओं संग्रहित करना, नहीं, इसे एक काम नहीं है। आपका ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा, ये डीएनए का काम है। ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है 128 है। अब देखो यहाँ से कुछ इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है। फिलिप्स वक्र निम्नलिखित में से किसके मध्य संबंधों को दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है वो आपका मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को बताते हैं। ठीक है। फिलिप्स वक्र जो है वो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को बताते हैं। ठीक है। आपका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। इसका डिटेल्स यहाँ पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 129 है। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय रिजर्व बैंक खुले बाजार की क्रियाएं किसकी खरीद और बिक्री के संदर्भ में करता है? खुली बाजार यानी ओपन मार्केट। ठीक है। ये कार्य करता है आपका आरबीआई। ठीक है। क्यों करते हैं? तो इसलिए करते हैं कि सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए। किस लिए करते हैं? सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने के लिए। क्यों करते हैं? तो चलो बताते हैं आपको। ठीक है। देखो, आरबीआई बाजार से तरलता को नियंत्रित करने के लिए ऐसा कार्य करते हैं। ठीक है। अब चलो समझाते हैं आपको। ये मान लो आपका बैंक है। ठीक है। ये आपका बैंक है, कोई भी वाणिज्यिक बैंक है, और ये आपका आरबीआई है। ठीक है। अब यहाँ समझो, आरबीआई क्या करते हैं। एक बार मान लो कि आरबीआई आपका ना सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीद रही है। कौन? आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियाँ बैंकों से क्या कर रही है? खरीद रही है। खरीदेंगे कौन? आरबीआई। तो क्या होगा? पैसा किसको देगा? आरबीआई बैंक को देगा। बैंक खरीदेंगे तो पैसा तो देना ही पड़ेगा। तो जब बैंक को पैसा देंगे आरबीआई तो क्या होगा? उसमें आपका लिक्विडिटी यानी तरलता क्या होगा? बढ़ जाएगा। तरलता करने का अर्थ ये हुआ पैसा मानो। ठीक है। बैंक से आरबीआई खरीद रहा है तो इसका मतलब इसका बदला में आरबीआई जो है बैंक को पैसा देगा। बैंक पैसा देगा तो बैंक के पास पैसा अधिक होगा तो लोन जनता को अधिक दे पाएगा। ठीक है। तो अधिक जब लोन दे पाएगा तो उसी को पैसा को ही बोलते हैं तरलता। तो क्या होगा? पैसा बढ़ गया या तरलता बढ़ गया। ठीक है। लेकिन जब आरबीआई क्या करे? बेचना लगे। किसको बेच रहा है? अब मान लो आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूति है वो क्या करे? बैंक को बेच रहा है। ठीक है। क्या करे? बैंक को बेच रहा है। इससे क्या होगा? जब बैंक को बेचेगा तो अब क्या होगा? बैंक को देना पड़ेगा पैसा। किसको? आरबीआई को। ठीक है। क्योंकि वो खरीदेंगे सरकारी प्रतिभूतियाँ। अब देखो, तो जब आरबीआई को पैसा देंगे बैंक, तो अब क्या होगा? बैंक के पास ना पैसा कम हो गया, यानी लिक्विडिटी कम हो गया। ठीक है। तो जब भी यहाँ से प्रश्न आएगा ना एग्जाम में तो आपको डरना नहीं है। ठीक है। बहुत आसान है समझना। इकोनॉमिक्स समझ लो कि साइंस है। ठीक है। या मैथ है। ठीक है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इकोनॉमिक्स बनाने और पढ़ाने में। तो इसका आपका सी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन 130 है। क्वेश्चन क्या है आपका? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रदर्शित करता है, यानी भारत में बेरोजगारी की दर जो है वो कौन निकालता है? ये आपका निकालता रहना है राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय। ठीक है। ऑप्शन बी होगा। अब देखो, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम अब कर दिया आपका NSSO पहले था। ठीक है। NSSO इसका नाम पहले था, अब इसका नाम कर दिया आपका NSO। ठीक है। तो NSO जारी करता है। एक तरह समझ लो ये क्वेश्चन थोड़ा पुराना है। इसका आंसर अब जो आप दीजिएगा एग्जाम में आएगा तो NSO देना। ठीक है। NSO देना इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 131 है। क्वेश्चन क्या आपका? यदि आरबीआई कैश रिजर्व रेशियो अनुपात यानी CRR कम करता है तो ऋण सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को रटना नहीं है, आपको समझाते क्या होता है CRR। देखो, CRR इसका फुल फॉर्म होता है आपका कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? तो प्रत्येक अनुसूचित बैंक को आरबीआई के पास, ठीक है, आरबीआई के पास कुछ कैश के रूप में पैसा रखना होता है। ठीक है। कुछ कैश के रूप में पैसा रखना होता है, उसी को बोलते हैं हम CRR। क्यों रखते हैं? क्योंकि बैंक यदि कोई कभी दिवालिया हो जाएगा तो जो इससे यानी
बैंक जब डूबने के कगार पर होता है तो उसी समय आरबीआई हेल्प करता है उसी पैसा से, ठीक है। तो इसीलिए जमा करते हैं आरबीआई के पास, वो नियम है, जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो CRR कैश के रूप में आरबीआई के पास जमा करना होता है। अब अगर CRR को हम क्या करें, घटा दें, क्या करें, CRR को हम घटा दें। एक चीज़ बताओ, CRR को कम करेगा तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जो बैंक है आपका अनुसूचित बैंक, उसको आरबीआई के पैसा, आरबीआई के पास क्या होगा, पैसा कम रखना होगा, पैसा क्या होगा, कम रखना होगा, ठीक है, क्योंकि CRR कम कर रहा है। जब आरबीआई के पास पैसा कम रखना पड़ेगा तो इसका मतलब है कि बैंक के पास क्या होगा, पैसा अधिक होगा, बचेगा। अब जब पैसा बैंक के पास अधिक बचेगा तो ये क्या करेगा, ब्याज अधिक देगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साख सृजन, ठीक है। जो पैसा लोन पर देते हैं बैंक, उसी को बोलते हैं साख सृजन। तो साख सृजन से क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है, क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स को कभी भी रटना नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 132 है। कर कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है, ठीक है। देखो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी है, बफर स्टॉक इसी के लिए रखा गया है। तो आपका ऑप्शन डी होगा इनमें से सभी। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 133 है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो आपका ऑप्शन ए होगा पीसी महालनोबिस, ठीक है। आप कहेंगे सर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं आता है, तो आप जाकर देख लो, आपका कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है। तो आपको हम 5 से 6 क्वेश्चन देंगे हर टेस्ट में। और नहीं आता है इसका मतलब क्या, कि आगे नहीं आएगा। आप देख लिए 69वें बीपीएससी में अचानक इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया, तो इकोनॉमिक्स भी बनाने का आप प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है। अब जो टेस्ट लेता है आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं देता है, तो इसका मतलब ये इसका पूर्णतः टेस्ट नहीं है, ठीक है। पूर्णतः आपका ये बीपीएससी का पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। आ जाएगा तो आपका क्या करेंगे, इसलिए इकोनॉमिक्स को भी बनाइए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, पीसी महालनोबिस होगा, ऑप्शन ए होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 134 है, कर लाफर वक्र का संबंध किससे है। तो ये आपका कर की दर और कर राजस्व से, ऑप्शन सी होगा। लाफर वक्र क्या है, कर राजस्व और कर के दर से यह संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है 135 कर है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ये क्या था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान। ये सब तो याद करने में प्रश्न है, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है 136 कि लॉन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। इसके लेखक है रॉस्टिंग बॉन्ड। आपका अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने किसी भी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन करने का शक्ति है। तो ये आपका अनुच्छेद 137 के तहत है, ठीक है, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन का नेक्स्ट है 138 है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देश तत्व के बारे में असत्य है, यानी गलत है। राज्य की नीति निर्देश डीपीएसपी के बारे में कहा कौन सा कथन गलत है। पहला देखो, यह भाग 4 में इसका वर्णन है, बिल्कुल सही है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। नीति निर्देश तत्व न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है। इसका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यही आपका गलत है। आपका ऑप्शन क्या होगा, डी जो है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज स्थापित करना, ठीक है, यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना होता है, मेन उद्देश्य है आपका डीपीएसपी का। क्वेश्चन 139 है कि किसी अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, यानी कौन सा अर्थव्यवस्था सार्वजनिक है या कौन सा निजी है, ठीक है। तो उसको हम किस शर्त पर, किस आधार पर वर्गीकृत करते हैं, ठीक है। तो उद्यमियों के स्वामित्व के आधार पर, ठीक है, यानी देखते हैं कि इसका स्वामित्व यानी इसका मालिक कौन है, ठीक है। तो उससे पता चल जाता है कि सरकारी है या प्राइवेट है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 140 है और यहाँ से आपका मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट है, यानी मैथ और रीजनिंग का, ठीक है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, कर 2 नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। तो पहले आप लिख लीजिए, ए जो है वो किसी टंकी को 60 मिनट में और बी जो है वो किसी टंकी को 75 मिनट में भर सकते हैं।
कह रहा है एक निकासी नल सी भी है अगर तीनों नल एक साथ खोल दिया जाए। अब देखो एक ए नल है जो भर रहा है, बी जो है ये भी भर रहा है, लेकिन सी एक ऐसा नल है जो खाली कर रहा है। लेकिन तीनों का रहा है एक, तीनों को जब हम एक साथ खोल देते हैं तो टैंक 50 मिनट में भर जाती है। यानी ए प्लस बी, प्लस में लिखने क्योंकि दोनों भर रहा है, और सी खाली कर रहा है तो माइनस में। ये तीनों को कितना समय लगता है? 50 मिनट समय लगता है। ठीक है, ये दो भर रहे हैं एक खाली कर रहे हैं तो टंकी फुल होने में। अब कह रहा है सी कितने समय में खाली करेगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे करेंगे? ये तीनों का आप एलसीएम ले लीजिए। तो 60, 75, 50 का आप एलसीएम लीजिएगा। एलसीएम तो आई होप आपको आता होगा। एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 300। ठीक है, आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, 300 आएगा। अब 60 से क्या करो, इस 300 में भाग दो तो 6 पंचे 30। आप भर रहे हैं तो उसको प्लस में लिखेंगे। 75 से भाग दो तो 75 चौका 300, इसको भर रहे हैं तो प्लस में लिखेंगे। अब सी देखो, सी अब सी के पता नहीं ना हमको, ए बी सी तीनों पता है ना। यहाँ 50 है तो 50 छके 50 छके 300, यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा, लेकिन ये भी प्लस ही में क्योंकि भर रहे हैं ना। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ से क्या पता चल गया, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गया। आप यहाँ साइड में लिखते हैं, ए का इफिशिएंसी कितना आ गया? 5, बी का कितना आ गया? 4, और ए प्लस बी माइनस सी का कितना है? तो 6 है। इसका कितना है? 6 है। अब सी का इफिशिएंसी निकालना है, कैसे निकलेगा? तो ए का मान रखो, बी का मान रखो। ए कितना है? 5 है, बी कितना? 4 है। तो दोनों को एक साथ लिख दे, 5 4 9 लिख देते एक साथ। माइनस सी बराबर 6। यहाँ से आप सी निकालोगे ना तो 3 आएगा। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। ठीक है, यहाँ से हम सी का इफिशिएंसी निकाल लिए, कितना है? 3 आया। और टोटल वर्क कितना आपका? 300 है करना। तो समय कितना लगेगा? तो सी को समय कितना लगेगा? तो 300 में हम भाग दे देंगे किससे? 3 से। ये आपका आ जाएगा कितना? 100 मिनट। तो सी जो है उसको अकेले यदि टंकी को खाली करेगा तो 100 मिनट समय इसको लगेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके एग्जाम में, इसीलिए ऐसे प्रश्न यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन देखो 141 है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों विषय में पास हुए हैं। तो कह रहा कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो दोनों में फेल हुए हैं। तो ऐसे प्रश्न जब भी है ना वेन डायग्राम से बनाना। ठीक है, ये इसको ए ले लो, ये आपका है गणित वाला है ना, तो इसको एम ले लो, मैथ वाला। मैथ में 65% पास हुआ। और दूसरा क्या है? दूसरा आपका फिजिक्स वाले। तो फिजिक्स वाले में कितना पास हुआ है? तो उसमें आपका 48% पास हुआ है। ठीक है, और 30% जो है दोनों में पास हुआ। तो दोनों में इसमें कॉमन वाला में लिखेंगे, 30% दोनों में पास है। तो पहले ये पता कीजिए कि आपका मैथ और फिजिक्स में टोटल कितना छात्र पास हुआ है। तो देखो आपको जब ऐसे प्रश्न पूछे ना तो ये आप इसका यूज कीजिएगा। ठीक है, इसका ए यूनियन बी का, ये आप सेट में पढ़ते हैं, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो कैसे यूज करेंगे। दोनों में पूछा कितना पास हुआ तो ए और यूनियन बी कर देंगे। यहाँ पर एक जगह कितना लो? 65 ले लो, बी की जगह कितना लो? 48 ले लो। ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब कि जो दोनों कॉमन है, तो कॉमन कितना है? 30% है। तो 30 यहाँ माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? अब 48 में से 30 गया तो 18 आएगा। तब 65 में अब 18 को जोड़ दो, ये आपका आएगा कितना? ये आएगा 73 आएगा। सॉरी 6 नहीं 73 83 आएगा। सॉरी कितना आएगा? 83 आएगा। यानी 83% छात्र जो है वो आपका फिजिक्स और यानी गणित में पास हुआ है। तो कितना परसेंट फेल हुआ है? तो क्या करेंगे हम? 100 में से घटा देंगे। 100% विद्यार्थी था तो उसमें 83 घटा देंगे, कितना आएगा? 17 आएगा। यानी 17% छात्र फेल हो गया है। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 142। क्वेश्चन कर रहा है किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतना है, तो मूलधन ज्ञात करिए। अब देखो एक चीज आप देखेंगे, मेरा अभी टेस्ट का अभी तक पैटर्न, जो आपके एग्जाम का पैटर्न है वही पैटर्न है। मैथ का भी देख लीजिए, कहाँ कहाँ से टॉपिक से क्वेश्चन उठाते हैं, उसी टॉपिक से हम क्वेश्चन लेकर आए हैं। डाटा चेंज होगा लेकिन क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। किसी धन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतना रुपया है, तो कह रहा है मूलधन ज्ञात करें यदि समय 2 वर्ष हो। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कुछ पैसा है उस पर 2 वर्ष में हम साधारण ब्याज रखते हैं। कितना वर्ष में? 2 वर्ष में। तो साधारण ब्याज आता है आपका कितना? 400।
वो हम चक्रवृद्धि ब्याज देखते हैं तो कितना आता है, 410 आ रहा है। तो कह रहा है आपका कि बताओ मूलधन कितना है। तो ऐसे प्रश्न को ना फार्मूला से लगाने मत जाइएगा। फार्मूला आप यूज करोगे ना तो बहुत पीछे चले जाओगे, समय आपको लगेगा। मैं जो आपको अभी बताने जा रहा हूँ ना, ऐसा तरीका से आप बनाएंगे तो बहुत आप उसको मौखिक बना सकते हो। ठीक है, ऐसे बताएंगे आपको। देखो कैसे, यहाँ समझो, पहले समझो कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज होता क्या है। तो वो साधारण ब्याज यदि आपका 2 साल का 400 रुपया है तो 1 साल का कितना होगा, 200 होगा, सीधे बांट देंगे। ठीक है, 1 साल का 200, फिर अगले साल का 200 साधारण ब्याज आप कहिए तो। हाँ, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज यदि आपका 410 है, इसका मतलब क्या हुआ। अब देखो पहला वर्ष जो आपका है वो ब्याज कितना आया होगा, 200 ही आया होगा, साधारण ब्याज के बराबर ही। लेकिन अगले साल क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि ब्याज का भी ब्याज लगने लगता है। तो वो साधारण ब्याज तो 200 था, वो तो लगा ही होगा, लेकिन यहाँ पर इस 200 रुपया जो है उसका भी ब्याज लगा होगा। तो 410 में से आप 200 घटाओगे कितना आएगा, 210 आएगा। इसका मतलब है कि 200 रुपये तो आपका साधारण ब्याज के अनुसार ही था, लेकिन 10 रुपये यहाँ एक्स्ट्रा है। इसका मतलब है कि यही 200 रुपया का ब्याज जो है वो आपका 10 रुपया होगा। तभी आपका अगला साल जो चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया, 210 आ गया। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में थोड़ा सा अंतर है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि 1 साल के बाद जो ब्याज निकालते हैं तो उसमें ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो साधारण ब्याज के अनुसार तो 200 ही होना चाहिए था, लेकिन 210 है। इसका मतलब है कि ये 200 रुपया पिछले साल का ब्याज था, उसी का ये ब्याज बन गया 10 रुपया। ठीक है, इसका मतलब हम 1 साल में निकाल देंगे। ये जो 10 रुपया है वो 200 कितना परसेंट है, तो वहाँ से 10 निकल जाएगा। तो यहाँ से आप 10 लो और बट्टे क्या कर दो 200 और गुने 100 कर दो। यहाँ से आपको पता चल जाएगा ब्याज दर कितना परसेंट है। कितना आया, 5। इसका मतलब 5% ये आपका ब्याज दर पता हमको चल गया। दर कितना है, 5% है। अब देख लो 5% आपको पता चल गया दर है, ये हम निकाल लिए। ठीक है, कॉमन सेंस लगा करके। अब मुझे पता है कि 1 साल का ब्याज कितना है, 200 है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन मान लो x है, मूलधन गुने समय, समय 1 साल गुने दर, दर कितना निकले 5/100 बराबर 1 साल का ब्याज कितना है, 200 है। यहाँ से आप निकाल दो, तो 5 से काटोगे तो क्या आएगा, 5 चौक 20, 40। यहाँ से x मान निकालोगे, कोना कोनी गुना करोगे तो 40 पर 2 जीरो आ जाएगा, यानी 4000। यहाँ से मुझे पता चल गया कि मूलधन कितना था, 4000 था। ठीक है, ऐसा तरीका नहीं बताएगा आपको, खास करके बीपीएससी के टीचर जितने भी होंगे। ठीक है, फार्मूला आप यूज करोगे तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। एक और होता है फार्मूला बेस्ड। ठीक है, तो फार्मूला बेस्ड हम आपको नहीं बता रहे क्योंकि फार्मूला कभी याद रहेगा कभी भूल जाओगे। आप प्रोसेस यदि आप सीखते हैं बेसिक तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये लंबा नहीं है, आपको समझाने का हम इतना किए हैं। जब आपको समझ गए रहेंगे तो डायरेक्ट आप बना सकते थे उसको। ठीक है, 5% ब्याज तो आप मौखिक निकाल सकते थे यदि आप समझ गए रहेंगे तो। फिर बस इतना ही करना था। तो ये नहीं समझो कि लंबा प्रोसेस है, ये आपको समझाने के लिए हम इतना किए हैं। क्या होगा इसका आंसर, 4000 होगा। तो आपका ऑप्शन किस में है, डी में है, ऑप्शन डी होगा। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 143 है। क्वेश्चन कर आपका 172 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने वाली कोई ट्रेन 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 23 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। अब एक चीज़ बताओ, ये प्लेटफॉर्म है मान लो। अब देखो प्लेटफॉर्म मान लो ये इतना बड़ा है, तो आप जो ट्रेन जो गुजरती है, तो आप देखो ट्रेन जो है उसका यदि मुँह यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया, जब गुजर जाएंगे तो आपका ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से काउंट करो, फिर भी ये प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई इतना ये दूरी तय करेगा। ठीक है, तभी ये क्रॉस करेगा। इसका मतलब है जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया होगा तो टोटल दूरी कितना तय किया होगा, तो जो प्लेटफॉर्म का लंबाई रहेगा वो तो 260 प्लस ट्रेन की लंबाई, ये टोटल दूरी हो गया। दूरी बढ़ गया तो चाल गुने समय, तो चाल कितना है 72 है, लेकिन 72 किस में, किलो, अब वो किलोमीटर पर आवर में है, उसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि हमको दूरी किस में दिया है, मीटर में दिया है, और समय सेकंड में दिया है। तो इसमें क्या करो, 5/18 से गुना कर दो, ये हो गया मीटर पर सेकंड में। तो 4 गुने समय, समय कितना है 23 है। अब देखो बन जाएगा 18 चौक 72, 5 चौक 20, ये आपका आएगा 23 दूनी कितना आएगा, 23 दूनी 46 आएगा। यहाँ से आपका क्या 260 प्लस एल बराबर 460, एल कितना आएगा, तो 460 में से 260 घटा दो, कितना आ रहा है 200 आ रहा है। इसका मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है
सॉरी ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर है, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितना है 200 मीटर है, बन गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन देखो आपका 144, ये भी थोड़ा अच्छा तरीका आपको बताएंगे बनाने का। कह रहा है एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग कितना है 70 वर्ष है। अब देखो ए मान लो पिता है, बी मान लो पुत्र है, उसका वर्तमान आयु का योग कितना है 70 वर्ष है। अब कह रहा 10 वर्ष पश्चात, आप देखो ए है और ये बी है, अब कह रहा 10 वर्ष पश्चात यानी 10 साल बाद, 10 साल बाद ए और बी का जो आयु का अनुपात है वो क्या है 2:1 है, यहाँ अनुपात होगा 2:1 है। तो कह रहा है पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगा। आप बताओ आप लोग कैसे बनाओगे इसको, कैसे बनाओगे। देखो मैं कैसे बनाता हूँ, एक चीज बताओ, अभी इसका आयु योग कितना है 70 वर्ष है, ये कोई बता सकता है क्या 10 वर्ष के बाद इस पिता और पुत्र की आयु का योग कितना हो जाएगा। अभी 70 वर्ष है, 10 साल के बाद पिता और पुत्र का आयु का योग कितना हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 90 वर्ष हो जाएगा। कैसे, तो 10 साल बाद पिता की आयु में 10 वर्ष तो जोड़वे करेंगे, बढ़ेगा ही, और साथ में पुत्र का भी तो 10 साल एज बढ़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है पुत्र सिर्फ यानी पिता का बढ़ेगा, तो 10 10 20 ऐड कर देंगे तो आप आएगा कितना 70 20 90, तो हम निकाल लिए। ठीक है, 10 वर्ष बाद का टोटल आयु कितना है 90 है। ये अनुपात में कितना दिया 2:3 दिया है, तो 2:1 हो गया, तो आपका 3 पार्ट 90 के बराबर हो गया, तो एक पार्ट कितना आएगा 30 या 90, 30 के बराबर। रेशियो क्या दिया 2:1 दिया है। यहाँ से हम कहेंगे कि एक आयु कितना जगह 30 दूनी 60, बी का कितना जगह 30 से कम 30। अब देखो पिता की आयु 10 वर्ष बाद 60 वर्ष है और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद 30 वर्ष है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुत्र की वर्तमान आयु, ये जो 30 निकाले हैं वो तो इस समय क्या है 10 वर्ष के बाद का है, तो 10 वर्ष पहले का पूछ रहा है यानी वर्तमान का पूछ रहा है, तो कितना होगा, तो आप क्या करो 30 में से 10 माइनस कर दो, कितना आएगा 20 वर्ष आएगा, तब पुत्र का आयु कितना होगा 20 वर्ष, ऑप्शन बी होगा। ये प्रोसेस समझने वाले स्टूडेंट के लिए है, रटने वाले के लिए नहीं है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन देखो क्या है 145 में, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ देखो यहाँ क्या 2 है, यहाँ 24 है, यहाँ 20 है। अब सोचो कैसे ये बना होगा, और इसी तरह ये कैसे बना होगा, यहाँ पर 39 कैसे आया होगा, यहाँ 24 कैसे आया है, तभी हम ये पता कर लेंगे। यहाँ गौर से आप देखेंगे, यहाँ देखो इस 2 का स्क्वायर कर दो कितना आएगा 4 आएगा, 4 इसमें ऐड कर दो तो कितना आएगा 24 आएगा, यानी इसका स्क्वायर करके इसमें ऐड कर दिया, ये बीच वाला आ गया। इसी तरह यहाँ देखो 3 का स्क्वायर करो कितना आएगा 9 आएगा, तो 9 इसमें जोड़ दो कितना आएगा, तो 30 9 39 आ गया। उसी तरह हम यहाँ करेंगे 4 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा 16 आएगा, यहाँ पर 16 जोड़ दो तो 40 में 16 जोड़ कितना आएगा 56 आएगा, 56, ऑप्शन नंबर ए आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या है, इसमें कह रहा है कि जो दिया गया समुच्चय है ना उससे कौन मेल खाता है। जो दिया है क्या है आपको, ये दिया है 6, 30, 90। अब यहाँ देखो क्या है 6 पंच 30 है, यहाँ क्या है 30 या 90 है, 30 या 90 है, इस पैटर्न पर है। यहाँ 5 गुना तो यहाँ 3 गुना है, यहाँ देखो तो 5 से ये कितना है 3, तो 2 कम है। अब चलो देखते हैं इसी पैटर्न कौन है। अब देखो एक आप चेक करोगे 7 6 के 42 तो आता है, लेकिन ये इससे कटेगा ही नहीं, तो ये तो करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसको आप बिना चेक करके भी आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, अब देखो ये 6 चौक 24 तो हो रहा है, लेकिन ये 70 में 24 से क्या ये इसका मल्टीपल है नहीं है, ये भी चीज़ नहीं होगा, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये चेक करो क्या है आपका 8 है, 48 है, 192 है, 8 छके 48, 48 चौका 192। अब देखो ये 6 है तो ये 4 गुना यानी इससे 2 कम है, वहाँ भी था 5 गुना 3 गुना यानी 2 कम था, इसी पैटर्न पर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 147 है कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा। अब देखो कोई निर्मल भाई साहब है, वह एक महिला है, उसको इसकी ओर तरफ से देखते हुए कह रहा है कि वह महिला जो है वह मेरी पत्नी के दादे की एकमात्र संतान। अब सोचो कह रहा है ये मेरी पत्नी के, अब बताओ इसका पत्नी जो है उसके पत्नी के दादा जो होगा, और उसका कह रहा है एकमात्र संतान, एक ही मात्र संतान है और इसका ये पुत्री भी है, इसका मतलब ये इसका पुत्र ही होगा, और ये पुत्र इसका क्या होगा, इसका पत्नी का पिता होगा।
सोचो क्या कह रहा है कि निर्मल कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के दादा की, अब देखो इसका पत्नी के दादा, इसका पत्नी है उसका दादा, पत्नी के दादा के एकमात्र संतान। अब पर एकमात्र संतान, ये संतान पुत्र ही होगा इसके दादा का। क्यों? क्योंकि उसकी बेटी भी है, पुत्र होगा तभी तो बेटी होगा। अब देखो ये पुत्र जो है इसका, और उसका एकमात्र संतान की पुत्री है, तो कह रहा है इस महिला का निर्मल से क्या संबंध है। अब सोचो, ये हो गया इसका दादा, ये होगा इसका पुत्र, पुत्र हो गया इसका पिता, ठीक है, पिता हो गया तो इस लड़का का ससुर हो गया, इस लड़का क्या हो गया, ससुर हो गया। तो कह ये महिला का निर्मला से क्या संबंध है। अब देखो कन्फ्यूजन ये है कि यहाँ पर लिखा है कि इस एकमात्र संतान की पुत्री है, यहाँ कहता है उसके एकमात्र संतान की एकमात्र पुत्री है, तब कह देते उसकी पत्नी है। लेकिन यहाँ क्लियर नहीं है कि इसके पिताजी के कितने पुत्र है, ठीक है, कितने पुत्री है, इसे नहीं कह सकते हम कि उसकी पत्नी ही है, ठीक है। इसीलिए हम निर्मल और उसके जो महिला का फोटो दिखाया था उसमें हम नहीं बता सकते हैं कि ये जो महिला है वो इसकी पत्नी ही है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर नहीं किया है कि उसके एक मात्र संतान की एक मात्र पुत्री लिखा रहता तब आंसर आपका ए होता। लेकिन यहाँ पर हम कहेंगे कि डाटा आपका सही नहीं दिया है, ठीक है, ऑप्शन जी होगा, जानकारी अधूरी है। आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट करो। तो आपको एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, ये तो आपको आंख से दिख रहा होगा, यदि आपका आंख खराब भी होगा तो दिख रहा होगा, तीन त्रिभुज है। अब इसमें देखो, तो इसमें देखेंगे आप, तो ये आपका एक त्रिभुज दिख रहा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा, और ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा, तो दो आपका और बढ़ गया, कितना हो गया, 5 हो गया। अब बताओ और कहीं है त्रिभुज, तो आप यदि इसको देखेंगे ना, आपका इसको एक त्रिभुज और आपको नजर आता होगा, तो कितना हो गया, टोटल 6 त्रिभुज है इसमें, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 149 है। क्वेश्चन कर आपका कि नीचे दिए गए संबंधों में कौन सा शब्द सबसे अच्छे से पूर्ण करता है। अब देखो, बीज से क्या बनता है, तेल बनता है, तो धातु इसी प्रकार किससे बनता है, अयस्क से बनता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ये साइंस का क्वेश्चन एक रह गया था। क्वेश्चन है कि 9.4, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, सॉरी ये नहीं है कुछ, ठीक है, ये मिस्टेक है, 150 नंबर क्वेश्चन है। पर एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा। अब बताओ, सिंपल क्वेश्चन है भाई, किसी का द्रव्यमान यदि 10 kg है तो इसका भार क्या होगा पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है, करेक्ट देखा जाए तो आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भार होगा क्या होगा, m इंटू जी होगा, m इंटू जी होगा, तो m कितना है 10 है, जी कितना है 9.8 है, पॉइंट उड़ाओ 10 आएगा, 10 कर जाएगा, कितना आएगा 98 न्यूटन आएगा। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा। ये था हमारा टेस्ट नंबर 2, ठीक है, फुल टेस्ट नंबर 2 था। तो आप लोग इस वीडियो को देख कर बताइएगा कि यह टेस्ट कैसा लगा आपको। यदि आपको ये टेस्ट इसी तरह से देना है एग्जाम के पैटर्न पर, तो आप एक काम कीजिए, LK क्लासेस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए और उस पर टेस्ट लगाइए। 15 फुल टेस्ट मिलेगा मात्र 250 रुपया में, और ऐसे एग्जाम पैटर्न मिलेगा। दूसरे की तरफ कुछ भी सेट नहीं कर देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। जितने भी कोचिंग है मार्केट में सभी करेंट का खास क्वेश्चन कुछ भी सेट कर देते हैं, विद्यार्थी को बनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्टूडेंट स्मार्ट है वो सभी करेंट फेयर नहीं पढ़ते हैं गधे की तरह, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको टेस्ट भी ऐसी बनाइए जहाँ पर आपको लगे कि हाँ एग्जाम जैसा प्रश्न मिलता है, दिख रहा है, ठीक है, ऐसे ही एग्जाम में पैटर्न पर आता है। तो वैसा टेस्ट बनाइए, फालतू टेस्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है। 1000 टेस्ट लगा लो, कोई फायदा नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। इसलिए कहेंगे इस टेस्ट को आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, आपके एग्जाम में अवश्य आपका 71वीं बीपीएससी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू, धन्यवाद।